हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप सभी से वादा किया हुआ था कि भाई हम लोग ये 10 दिन की मेहनत तो लगेगी, जी जान तो लगेगी, लेकिन पूरा सिलेबस जीके का हमारे काबू में आ जाएगा। और जीके आप किसी भी यूपीएसआई के टॉपर से पूछ लो, जीके ही वो है। और जीके क्यों ना हो, जब थ्योरी कराते तब वो उस टॉपिक को पूरा करते नहीं है, फिर पेपर में जाके परेशान होते। तो देखिए 23 तारीख का हमारा महिला सशक्तिकरण सोशल मीडिया अच्छे से हो गया। अब कोई क्वेश्चन करोगे, किसी ने फालतू ही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डाले होंगे जो उससे खुद से नहीं होंगे तो कहता नहीं हूं, वरना आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आज सुबह महत्वपूर्ण सम्मेलन, इससे भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था कर लेते, मां सरस्वती मेरे श्याम बाबा ने चाहा तो फिर इससे भी बाहर नहीं जाएगा। कल सुबह आत्मनिर्भरता औद्योगिक विकास, रात को मानवाधिकार, परसों प्राकृतिक घटनाएं, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद, अगले दिन मेले खेल पुरस्कार और उसके रात को कृषि। जैसे 7-10 टॉपिक कंप्लीट होंगे, शनिवार की रात को पूरी केवल क्वेश्चन की मैराथन। और जो कहते हैं ना कर लो सिलेबस मुट्ठी में, उसके बाद में तुम मुझे बताना किसी भी टेस्ट सीरीज में वो क्या कहता था, अमेरिका कौन हो तुम, अब तुम कहना क्या है बे तू, आनंद ही आ जाएंगे। लेकिन नहीं पढ़ोगे तो बच्चा फिर किसी का क्या है। तो हमारा आज कौन सा टॉपिक है, सबके सब लिखकर बताइए। टॉपिक है पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। कौन सी भैया? इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है, और उत्तर प्रदेश का जो सामान्य प्रशासन है, जो ये अपना तहसील वाला ये प्रशासन कैसे काम करता है। पुलिस प्रशासनिक, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें दोनों आते हैं। पुलिस व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछता है और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछता है। इस बार भी एसआई के हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, होमगार्ड में तो भर भर के पूछेगा, एक एक दो क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में पक्का ही। अब देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश की ये सामान्य और प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए कि भी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में पूरे भारत में 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, चौथा स्थान है। और जनसंख्या ये साथी अभी के आंकड़ों के हिसाब से तो 25 करोड़, अब 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भी लोगे तो भी 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़। मतलब किसी देश के बराबर जनसंख्या 5-6 देश मिला ले तो भारत के बराबर, उत्तर प्रदेश के बराबर जनसंख्या ना बैठे। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में अपराध भी होते हैं, इनको साथ ही सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सबके लिए बहुत ही शानदार सी प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। जबकि जनसंख्या में याद रखिएगा पहला स्थान है। देश की लगभग 16.5% के करीब जनसंख्या ये उत्तर प्रदेश में रहती है। जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि लिंगानुपात कितना है? 912 प्रति 1,000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। साक्षरता दर कितनी है? औसत साक्षरता दर ये 67.72 है। कितनी? 67.72। तो एक चीज हमने देखी, क्योंकि भाई हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो इतना बड़ा है, तो उसके लिए एक मजबूत शासन प्रशासन व्यवस्था चाहिए। तो पहले हम लोग आधार बनेंगे, फिर वो कौन सी शासन प्रशासन व्यवस्था है वो सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा इत्मीनान से पढ़ना होगा, तभी ये टॉपिक क्लियर। और ये इतना इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत जरूरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? लगभग 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में चौथा। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल ये स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में कितना है? देखिए ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन में मैंने क्या देखा है, अगर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, कोई 5,000 बच्चे देख रहे हैं, क्वेश्चन कराऊंगा 15,000 बच्चे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा इनका साथी कुछ नहीं होगा, ये स्टूडेंट होंगे, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन दोनों करेगा, फिर ये रिवीजन भी बड़े आसानी से कर पाएगा, इसकी वीक पॉइंट भी बहुत कम रहेंगे। और ये एक दिन पढ़ के अगले दिन जब क्वेश्चन लगाएगा तो पहले दिन का भूल चुका होगा। इसलिए तुम एक बड़े भाई के तौर पर मेरी बात मानो और तुम पूरा फोकस क्वेश्चन की जगह तुम थ्योरी पे कर दो।
अगर तुम एग्जाम फ्लाइंग कलर से ना निकाल दो, मेरा नाम बदल देना। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, 2,40,928 उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। यही यूपीएसआई में हो रहा है भाई। यूपीएसआई में जिस बच्चे ने प्रॉपर ध्यान से थ्योरी पर फोकस किया, वो ऐसे पेपर में कितना भी बिगड़ा तब भी उसका साथी अच्छा स्कोर है। और जिसने केवल क्वेश्चन पर फोकस किया, वो ही कह रहा है कि भाई उसने ये नहीं देखा कि गड़बड़ कहां पर हुई है। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि 382 किसका है? 382 भारत का है। पूछेगा उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात तो 943, ये तो भारत का लिंगानुपात है, जबकि 912 ये उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की ये बताइए। जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है भाई, जनसंख्या में पहला स्थान, वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 67.72, ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। भारत की जनसंख्या की लगभग 16.5%, ये उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5%, मतलब हर 6 में से एक व्यक्ति भारत में उत्तर प्रदेश में रहता है। तो उत्तर प्रदेश का ये सब कुछ देखकर हमें एक आइडिया लग गया कि भाई उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने के लिए शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए एक बढ़िया शासन प्रशासन चाहिए। तो देखिए, किसी भी राज्य में दो प्रकार का शासन व्यवस्था होती है। एक होती है राजस्व प्रशासन, जिसे सामान्य प्रशासन कह देते हैं, राजस्व प्रशासन या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। और एक होती है सती पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन का मुख्य काम क्या है? पुलिस प्रशासन का मुख्य काम है राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे, राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे। जबकि राजस्व प्रशासन का काम क्या है? जो सती कर आदि की वसूली, जो टैक्स आदि होता उसकी वसूली, सरकारी सेवा जो होती है, ये सब जनता को उपलब्ध रहे, जमीन जायदाद के मुद्दे आदि सुलझाना, किसकी प्रॉपर्टी कैसे, ये सब किसका है? राजस्व अथवा सामान्य प्रशासन। तो हम भी दोनों प्रकार का प्रशासन पढ़ेंगे। पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? जो सामान्य प्रशासन होता है, जिसे राजस्व प्रशासन भी कह सकते हैं। कि उत्तर प्रदेश में सामान्य प्रशासन, आपने देखा कितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, कितनी ज्यादा जनसंख्या है। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, लगभग 25 करोड़ के करीब वर्तमान में, 24-25 करोड़ 2011 में, आज से 15-16 साल पहले भी 20 करोड़ जनसंख्या थी। तो इसको संभालने के लिए आपको छोटे छोटे हिस्सों में शासन प्रशासन को बांटना पड़ेगा। यस या नो? छोटे छोटे हिस्सों में शासन प्रशासन को बांटना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? कहोगे सर बिल्कुल। तो हमने अपने उत्तर प्रदेश को सामान्य प्रशासन में कैसे बांटा? जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसको कुल कितने मंडल में बांटा गया? 18। तो कुल मंडल कितने? सब के सब बताइए, 18। इसमें सबसे नया, सबसे नवीनतम मंडल कौन सा आ जाता है? अलीगढ़। तो कुल मंडल कितने हैं? 18। लिखकर बताइए। सबसे पहले मंडल कितने? 18। उत्तर प्रदेश को कितने जनपद में बांटा गया? जो मंडल से और छोटी इकाई है, ये छोटी इकाई है। हमने साथी 75 जिले। उत्तर प्रदेश में जिले कितने? 75। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने? 18। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? 351। सामान्य प्रशासन में उत्तर प्रदेश में मंडल कितने? 18, जिले कितने? 75, और साथ ही तहसीलों की संख्या कितनी है? 351। तो पहले कुछ गांवों को मिलाकर हमने 7 तहसील बनाई, कुछ तहसीलों को मिलाकर 6-6, 7-7 हमने जिले बनाए, और 4-4, 5-5, 6-6 जिलों को मिलाकर हमने 7 मंडल बनाए। इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर देखें, क्वेश्चन में देख लेना। तो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का पद क्रम क्या है? सबसे पहले आ जाती है डिवीजन। याद रखिएगा, मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे डिवीजन कह देते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन। ये सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले क्या जाती है? कहोगे सर डिवीजन। इस डिवीजन का जो हेड होता है उसको मंडलायुक्त कह देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? मंडलायुक्त, या इसे डिविजनल कमिश्नर कह देते हैं।
सब के सब लिखकर बताइए डिविजनल कमिश्नर, कि भाई जो ये किसी उत्तर प्रदेश में डिवीजन, अंग्रेजी में डिवीजन बोलेंगे, हिंदी में मंडल बोलेंगे, डिवीजन अथवा मंडल का जो इंचार्ज होता है, इसका जो मुखिया होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे डिविजनल कमिश्नर या मंडलायुक्त के नाम से जाना जाता है। यह अनुभवी आईएएस होता है जिसको कई साल का अनुभव है। जनपद कितने? 75। जनपद की जो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है उसका कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको जिला मजिस्ट्रेट भी कह देते हैं, जिसको साथ ही जिलाधिकारी भी कह दिया जाता है। अपने उत्तर प्रदेश में इसे जिलाधिकारी भी कह दिया जाता है। यह सामान्य राजस्व प्रशासन का, सामान्य प्रशासन जो होता है जनपद का, उसका प्रमुख होता है। इसी को राजस्व मामलों में कलेक्टर कह दिया जाता है। इसी को राजस्व मामलों में क्या कह दिया जाता है? कलेक्टर कह दिया जाता है। जबकि तहसील, तहसील में 2 अधिकारी होते हैं। अगर तहसील की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूं, तहसील की प्रशासनिक व्यवस्था, तहसील की प्रशासनिक व्यवस्था तो यह होती है एसडीएम के अधीन। किसके अधीन? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और राजस्व मामलों में जो तहसील होती है वो तहसीलदार के अधीन होती है, राजस्व मामलों में तहसीलदार। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था ये तो होगी साथी राजस्व वाली। अगर हम लोग अपनी विकास की बात करें कि विकास के लिए जो डेवलपमेंट पैसा आता है, योजनाएं संचालित होती हैं, उसमें हमने उत्तर प्रदेश को कितने विकास खंडों में बांटा है? उत्तर प्रदेश को याद रखेगा 826 विकास खंडों में। उत्तर प्रदेश को कितने विकास खंडों में बांटा गया? 826। जबकि न्याय पंचायत कितनी है? 8135। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत देखिए कई आंकड़ों के हिसाब से 58,000। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर 57,695 भी लिखी हुई है। जबकि एक यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था 2017-21 में, उसमें 59,000 कुछ मानी थी। उसमें कितनी मानी थी? 59,000। तो या तो 57,695 या 58,189, इनमें से कोई एक आएगा। दोनों आए तो आप किसी को भी लगा देना, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है। तो ग्राम पंचायतों की संख्या 58,189, न्याय पंचायत 8,135, जबकि साथी विकास खंड कितने हैं? 826। तहसील कितनी है? 351। ब्लॉक, डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हैं? 826। न्याय पंचायत 8,135 और 58,189 या 57,695 ये क्या हो जाती है? हो गए साथी इसमें ग्राम पंचायतें। अब बताइए उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को, इसमें ये जो डिजिट है, डिजिट समझ रहे हो, इसमें जो संख्या है, मंडल की संख्या हो, जिलों की संख्या हो, न्याय पंचायत की संख्या हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने मंडल है? सबके सब बताइए। याद रखिएगा 18। मंडल का प्रमुख कौन होता है? मंडल का इंचार्ज मंडलायुक्त होता है, डिविजनल कमिश्नर कहते हैं, मंडलायुक्त होता है। पूछा भैया उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या कितनी है? 70, 72, 75, 78 हो गए सर 75। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास खंड है? उत्तर प्रदेश में टोटल विकास खंड कितने हैं उत्तर प्रदेश में? हो गए भैया 351 तो हो जाती है तहसील। तहसील कितनी है? 351। विकास खंड कितने? 826। तहसील है 351। डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हैं? विकास खंड ये 826। मजे की बात है 826 ही उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतें जो साथी ब्लॉक लेवल की, मीडियम लेवल की, मध्यवर्ती जो पंचायत का स्तर होता है जिसको क्षेत्र पंचायत कह देते हैं, उनकी संख्या भी 826 है। डेवलपमेंट ब्लॉक की संख्या भी 826। तहसील कितनी है? 351। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें? उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें? 8,135 ये न्याय पंचायत, 8,135 न्याय पंचायत, जबकि 58,189 ये ग्राम पंचायतें। इसको बीबी करके रटो मत, इसका रटने के लिए नहीं दे रहा है, इसको बीबी करके रटना नहीं है, इसको आपको समझना, याद करनी है डिजिट। ये सबकी संख्या मुझे याद चाहिए। चलिए
ये तो सो साथी हमारा एक प्रकार से सामान्य प्रशासन। अब हम देखते हैं कि आपने गांव देहात में, शहरों में नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इन सब का सुना होगा। तो ये होती है स्थानीय निकाय, जिसको स्थानीय स्वशासन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्थानीय स्वशासन। नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत इत्यादि। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो स्थानीय स्वशासन के आधार पर कैसे बटा हुआ है, इसको ध्यान में दीजिएगा। तो ये शहरी विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश का और पंचायती राज विभाग के नए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? मंडल हो जाते कितने? 18। नगर निगम कितने? 17। नगर निगम कितने? 17। मंडल 18, नगर निगम। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नगर निगम की संख्या कितनी है? यह 17 हो जाती है। नगर पालिका परिषद कह दो या नगर परिषद कह दो या केवल नगर पालिका, इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 200। तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम वो इलाके होते हैं जहां जनसंख्या काफी ज्यादा है, इनकी संख्या है 17। जबकि नगर पालिका परिषद, इनकी संख्या कितनी हो जाती है? नगर पालिका परिषद, इनकी संख्या 200। और जो नगर पंचायत होती है, नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इनकी संख्या 545। जो क्षेत्र अभी अभी गांव से कस्बे के रूप में उभर रहे हैं, धीरे धीरे गांव से वो क्या बन रहे हैं? कस्बा। और कोई अगर कस्बे से शहर की तरफ विकसित हो रहा है, यह नगर पालिका। और जो बड़े शहर होते हैं वहां पर क्या पाए जाते हैं? नगर निगम। नगर निगम का जो इलेक्टेड हेड होता है, इसको महापौर कह देते हैं। क्या कहते हैं? महापौर। इसको साथ ही मेयर कह देते हैं। यह चुना हुआ हेड होता है। जो नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख होता है, इसे मेयर अथवा क्या कह दिया जाता है? महापौर। जबकि नगर पालिका और नगर निगम जो होते हैं, इनके चुने हुए जो निर्वाचित होते हैं, उनको चेयरमैन या अध्यक्ष कह दिया जाता है। उनको चेयरमैन अथवा अध्यक्ष। जबकि जो महापौर या मेयर होता है, नगर निगम के चुने हुए को मेयर अथवा महापौर कह देते हैं। अब पंचायती राज संस्थाओं की बात करें, भाई जितने जिले उतनी ही जिला पंचायतें, जितने जिले उतने ही जिला पंचायतें। जिला पंचायतों की संख्या 75। क्षेत्र पंचायत ये त्रिस्तरीय होती है ना भाई, जो अपने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय ये स्वशासन व्यवस्था है। तो सबसे पहला स्तर ग्राम पंचायत 58,189। दूसरा स्तर आ जाता है मध्यम, मीडियम लेवल वाला जो है, हो गए भैया 826। क्षेत्र पंचायतों की संख्या ये डेवलपमेंट ब्लॉक के बराबर है। जितने जिले उतनी ही जिला पंचायतें, जितने जिले उतनी ही क्या हो जाती है? जिला पंचायतें। तो जिला पंचायतों की संख्या 75, क्षेत्र पंचायत 826, ग्राम पंचायत 58,189। अब आप ये कहोगे कि ऐसे कौन से कानून है भारत उत्तर प्रदेश में जिन कानून से जिला पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें आदि बनती हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, इनका ध्यान दीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कानून आया उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट। उत्तर प्रदेश का पहला महत्वपूर्ण कानून कौन सा था? उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट। कब आया? 1947 में। इसी के द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं का गठन, उनकी शक्तियों का प्रावधान इसी में। यही कहता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 कि अगर कोई साथी ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत का एक तो मुखिया हो जाता है, जिसको प्रधान कह देते हैं, और इसके वार्ड से जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या 9 से लेकर 15 होती है। उनकी संख्या कितनी होती है? 9 से 15। कैसे? अगर किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 है तो कम से कम 9 सदस्य। जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच में, तो सदस्यों की संख्या हो जाएगी 11। अगर किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 से 3000 है तो संख्या हो जाएगी 13। और अगर किसी की जनसंख्या 3000 प्लस है तो सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। लेकिन यूपी SSS ने एक बार क्वेश्चन पूछा, उसमें 7 से 17 मानी। भगवान ही मालिक है, क्यों मानी? क्योंकि आप इसकी धारा 12 पढ़ोगे तो साफ कह रखा है कम से कम कितने होने चाहिए? 9। अधिकतम कितने होने चाहिए? कहोगे सर 15। ये पंच होते हैं, जिनको पंच कह देते हैं, वार्ड मेंबर कह देते हैं। तो यूपी पंचायती राज, इसके द्वारा 1947 इसी कानून के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन होता है।
इसमें जब 73वां संविधान संशोधन आया तो उसके बाद में इसमें संशोधन किया गया। जो यूपी में क्षेत्र पंचायतें बनाई गई हैं, इसके लिए अलग से कानून है। क्षेत्र पंचायतों की संख्या कितनी है? 826। इसका कानून कब आया? 1961 में। क्षेत्र पंचायतों का कानून कब आया? 1961। जो मध्यवर्ती या ब्लॉक लेवल की होती हैं और जिला स्तर की पंचायतों का गठन, तो ब्लॉक और जिला दोनों का गठन किससे हुआ? यूपी क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961। जबकि ग्राम पंचायतों का गठन 1947 के कानून के द्वारा। यूपी पंचायत विधि अधिनियम, जब 73वां संविधान संशोधन तो राज्य के पंचायत के कानून में बदलाव, यह 1994 में हुआ। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम? तो जो छोटे छोटे एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है? देखिए, नगर निगम के लिए उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक कानून आया है सन 1959 में, और इसी कानून के जरिए कानपुर उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम बना था। कानपुर उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम। जबकि भारत के पहले नगर निगम को भी एक बार पूछा है। भारत का जो पहला नगर निगम है, भारत का पहला नगर निगम, यह साथी उस समय का ग्रेटर चेन्नई, जिसे मद्रास नगर निगम कहा जाता था, जो वर्तमान में चेन्नई है, जो वर्तमान में चेन्नई नगर निगम है 1688-1687 के दौरान। जबकि नगर निगम अधिनियम 1959 के द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम यह कानपुर। नगर निगम की संख्या कितनी है? 17। जबकि मंडल की संख्या कितनी है? कहोगे सर 18। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें और ग्राम सभाओं के गठन का प्रावधान, यह किस अधिनियम के तहत? ग्राम पंचायतों का गठन उत्तर प्रदेश में किस कानून के द्वारा? देखिए, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो इससे तो जो ब्लॉक लेवल पर जो साथी क्षेत्र पंचायत का गठन होता है, यह 1961 के कानून के द्वारा। 1947 के कानून के द्वारा यूपी पंचायती राज एक्ट कब आया? 1947 में। इसी कानून के द्वारा, अच्छे से याद रखिएगा, यह ग्राम पंचायतों का गठन होता है। किसका? ग्राम पंचायतों का गठन। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत क्षेत्र पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ब्लॉक स्तर पर कार्यरत क्षेत्र पंचायतों की कुल संख्या तो 75 हो जाती है जिला पंचायत। 75 क्या हो जाती है? जिला पंचायत। 545 क्या हो जाती है? ये नगर पंचायत। ये क्या हो जाती है? नगर पंचायत। 826 डेवलपमेंट ब्लॉक भी है, विकास खंड। 826 क्षेत्र पंचायत भी है। जबकि 58,189 ये ग्राम पंचायत। 58,189 ये ग्राम पंचायत। किस अधिनियम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पंचायतों कानूनों को 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो ग्राम पंचायत एक्ट है, पंचायती राज अधिनियम है, उसमें 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप बनाने के लिए कब उसमें संशोधन किया गया? उसमें 1994 में। कब संशोधन किया गया? 1994 में। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद, इनकी वर्तमान में संख्या कितनी है? नगर पालिका परिषद की वर्तमान में संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद की वर्तमान में संख्या बताइए सबके सब, और थोड़ा हाथ तेज चला लो, हाथ। कहोगे भैया 17 हो जाते नगर निगम। 17 क्या है? नगर निगम। 200 क्या हो जाती है? नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी है? 200। 545 नगर पंचायत। 545 नगर पंचायत, यह शहरी स्वशासन है। अच्छे से सुन लीजिए, फिर से 2 बार इसको मन में दोहराओ। 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद, 200 नगर पालिका परिषद, 545 ये नगर पंचायतें। 200 आपका बिल्कुल सही है। यूपी पंचायती राज अधिनियम यह किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर प्रदेश में पंचायती राज एक्ट 1961 में क्षेत्र पंचायत वाला, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। 1959 में नगर निगम वाला, 1959 में नगर निगम,
जबकि 1947 में यूपी पंचायती राज एक्ट। जो अपनी नगरीय स्वशासन है, ये कौन कौन से कानून के तहत काम करता है वो देख लीजिए। यूपी नगर पालिका अधिनियम जो है ये 1916 में आया अंग्रेजों के समय पर। तो जो नगर पालिका परिषद बनती है, नगर पंचायतें बनती हैं, ये यूपी नगर पालिका अधिनियम के द्वारा, जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत बनती है, ये यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916 के द्वारा। उत्तर प्रदेश में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको नगर निगम कहते हैं, ये 1959। इसी के द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम कौन बना? ये कानपुर। यूपी नगरीय शासन स्थानीय स्वशासन विधि 74वें संविधान संशोधन आने के बाद में इसमें 1994 में संशोधन किया गया। जैसे अब इसी के तहत उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम कहोगे सर कानपुर। 1959 के कानून के द्वारा पहला नगर निगम कौन सा बनाया गया? ये कानपुर। उसके बाद में आप देखोगे अन्य जो थे लखनऊ, प्रयागराज, जबकि आगरा, वाराणसी, मेरठ इन्हें साथ ही फिर आगे आने वाले सालों में बनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम, उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? ध्यान दीजिएगा सबके सब। उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम हो गया सर। उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम यह कानपुर है। 1959 के कानून के द्वारा यह पहला नगर निगम कौन सा बनाया गया? यह कानपुर बनाया गया। पूछेगा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम यह कौन से वर्ष आया? उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, यहां पे नगर निगम की बात है। 1916 में यह उत्तर प्रदेश नगर पालिका, उत्तर प्रदेश नगर परिषद या नगर पालिका परिषद एक्ट, उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद एक्ट 1916 का, नगर निगम अधिनियम 1959 का, यह पंचायती राज अधिनियम 1947 का, पंचायती राज एक्ट 1947 का। नगर पालिका परिषदों के लिए यह कौन सा कानून लागू होता है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नगर पालिका परिषदों का जो गठन होता है, इनमें से कौन से कानून के द्वारा? इनमें से कहोगे सर पंचायती राज एक्ट के द्वारा तो ग्राम पंचायत, नगर निगम अधिनियम 1959 के द्वारा बड़े शहरों में नगर निगम, ये नगर पालिका परिषद इत्यादि, ये 1916 का जो कानून है इसके द्वारा, 1916 के कानून के द्वारा 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया? तो यूपी नगरीय स्थानीय स्वशासन विधि 1994 के द्वारा। चलिए, बड़े शहरों के नगर निगम के प्रशासन के लिए कौन सा कानून जिम्मेदार है? तो बड़े शहरों में जो नगर निगम का गठन होता है, इनमें से किस कानून के द्वारा? भाई नगर पालिका की बात करें, इसमें तो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के द्वारा, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959। जबकि शहरी नियोजन जो होता है, ये जो एक डेवलपमेंट विकास योजना होती है किसी शहर की, ये जो प्राधिकरण नहीं होते विकास प्राधिकरण, जैसे प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब 1973 वाले कानून के तहत, ये सब 1973। कुछ और भी देख लेते, जैसे उत्तर प्रदेश में शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, यह किस वर्ष आया लिखकर बताइए? 1973 में। उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की जो एक शासन व्यवस्था है, उसमें नगर निगम से लेकर जो मंडल होते हैं, उन सब के बारे में कि भाई किसका गठन कब हुआ, किसका गठन कब हुआ है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को सबके सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस सबको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को सबके सब थोड़ा सा भैया ध्यान दीजिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की बात करें तो इसका गठन कब हुआ? 2 दिसंबर 2008। इसका गठन कब हुआ? यूपी पीआरपीबी का गठन, यूपी पीआरपीबी का गठन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड भी कह देते हैं। 2 दिसंबर 2008। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ।
यूपी पुलिस में गैर राजपत्रित नॉन गजेटेड पदों के लिए पारदर्शी कुशल भर्ती एवं पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए, जबकि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यूपी ट्रिपल एससी, यूपी सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। यह सर्वप्रथम 1988 में एक अध्यादेश के माध्यम से बना, हेडक्वार्टर लखनऊ। लेकिन वर्तमान में इसके लिए जो नया अधिनियम आया है यह यूपी ट्रिपल एससी एक्ट 20 जून 2014 से यह राज्य सरकार के अधीन ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। इसका हेडक्वार्टर भी लखनऊ में। भूमि और राजस्व अधिनियम देखे उत्तर प्रदेश के, कि उत्तर प्रदेश में भूमि समेकन जिसको चकबंदी एक्ट कहते हैं, यह कब आया 1953 से। 4 मार्च 1954 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। और यह कब से लागू हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम कब आया 1953 में, जो कब से लागू हुआ 8 मार्च 1954 से। कब से लागू हुआ 8 मार्च 1954 से। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 1901 के कानून के स्थान पर, इसके जगह 1901 का एक कानून हुआ करता था, उसके स्थान पर जो लैंड भू राजस्व अधिनियम था उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य संहिता, जिसको 2012 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, आंशिक तौर पर 2015 में और पूरी तरीके से 11 फरवरी 2016 को लागू हुई। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, यह साथ ही 1 जुलाई 1952 से लागू। यह कब से लागू, तो जो जमींदारी अधिनियम था 1950 में आया, 2 साल बाद 1 जुलाई 1952 को लागू। राज्य संहिता 2006 लागू, लेकिन 11 फरवरी 2016 से। जो चकबंदी अधिनियम था 1953, 8 मार्च 1954 से लागू। पहली चकबंदी की बात करें तो पहली चकबंदी 1954 मुजफ्फरनगर की कैराना, अब तो ये शामली में आ गया है, और ये सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना, ये भी साथ ही दूसरे जिले में पहुंच गई है। तो कैराना और मुसाफिर खाना, इन तहसीलों में चकबंदी का उद्देश्य क्या होता है, पूछ लेगा कि चकबंदी व्यवस्था का मतलब क्या है। जो छोटे छोटे भूखंड होते हैं, जो खंडित भूखंड होते हैं, उनका साथी विलय करके, जिससे कि उत्पादन क्षमता, कृषि दक्षता में सुधार हो सके, भूमि विवाद समाप्त हो सके। तो बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यूपीपीआरपीबी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यूपीपीआरपीबी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की स्थापना यह किस तिथि को की गई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लखनऊ में। 2 दिसंबर 2008, 2 दिसंबर 2008। 8 मार्च 1954 से यह चकबंदी अधिनियम लागू हुआ 1953 वाला। 1 जुलाई 1952 से जमींदारी कानून लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था, जबकि 20 जून 2014 को यूपी ट्रिपल एससी का वर्तमान उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मुख्य उद्देश्य किन पदों के लिए भर्ती परीक्षा। सबसे पहले इसकी स्थापना 1988 में एक अध्यादेश के माध्यम से, और इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 2014 में आया। 2014 में यह याद रखिएगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती, ग्रुप सी और ग्रुप डी। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किस तारीख से प्रभावी हुआ। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार, देखो बच्चा, मैंने तुमसे 10 दिन का वादा किया था, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। मैं 10 दिन कंप्लीट थ्योरी जैसे पढ़ा रहा हूं, कुछ थ्योरी कुछ क्वेश्चन, पहले थ्योरी में पढ़ेंगे, उसी चीज को एबीसीडी क्वेश्चंस में। तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगता है कि कुछ कामयाब हासिल करनी है, तुम्हें लगता है कि पेपर की चीजें हैं तो पढ़ो, तुम्हें नहीं लगता तो बिल्कुल इस चैनल को ब्लॉक करके आराम करो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं लगी सरकारी नौकरी तो भी तो जलालत की जिंदगी भी तो जी जाती है, तो क्या दिक्कत हो जाएगी। मेरा केवल उनसे कहना है कि जो प्रयास तो स्टार्ट किए लेकिन बैकआउट कर देते बीच में से, कुछ भी नहीं मिलना। 41,000 वैकेंसी है होमगार्ड में, मात्र जिला वाइज देखोगे तो कुछ भी नहीं है, नाम मात्र की भी नहीं है। और ऐसा ही यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 32,000,
पिछली बार से आधी वैकेंसी, संख्या उतनी ही। कोई तो तुमने अपना प्लान बनाया होगा, इस प्लान से सबसे आगे निकलेंगे। बिना प्लानिंग के जाओ। पहले कंटेंट की कमी होती थी, अब तो बच्चों को आधा घंटा थ्योरी नहीं पढ़ी जा रही है, और यही एकमात्र कारण है जो नहीं हो रहा सिलेक्शन। नहीं तो अब कितने भी कमजोर क्यों ना हो, एवरेज से एवरेज, अब ध्यान तो दो एक बार। हमें तुम्हारे लिए मेहनत, में तो पागल ही हूं फिर तो। जमींदारी उन्मूलन, मेरा कि बाकियों से 2 क्वेश्चन तो ज्यादा करके आओगे, 5 क्वेश्चन तो ज्यादा करके आओगे। एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है। जमींदारी 1 जुलाई 1952 से, जबकि राज्य संहिता जो है, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता, यह कब से लागू हुई? पूरी तरीके से 11 फरवरी 2016 से। जो चकबंदी अधिनियम है, यह कब से लागू हुआ? 8 मार्च 1954 से। उत्तर प्रदेश में पहला चकबंदी वर्ष 1954 में किन स्थानों से प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश में पहली चकबंदी यह किन स्थानों से प्रारंभ हुई है? उत्तर प्रदेश में पहली चकबंदी यह कैराना और मुसाफिर खाना। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता यह कब लागू हुई? उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 11 फरवरी 2016 से। चलिए, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की बात करें। यह साथी राजस्व मामलों की सर्वोच्च संस्था है। राजस्व मामलों की सर्वोच्च संस्था, यह राजस्व मामलों की कैसी संस्था है? सर्वोच्च संस्था है। राजस्व, जमीन जायदाद आदि से जुड़े मामलों की। इसकी सबसे पहले स्थापना 1831 इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुई, जिसको उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या यूपी BOR भी कह देते, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या जिसे राजस्व परिषद भी कह दिया जाता है। यह राजस्व प्रशासन हेतु सर्वोच्च न्यायिक और प्रशासनिक दोनों। इसका प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। इसका सदस्य बनने के लिए याद रखेगा, अध्यक्ष तो सीनियर लेवल के अधिकारी होते हैं, IAS। इसका कम से कम, इसके लिए न्यूनतम योग्यता कम से कम मंडलायुक्त, या तो वर्तमान मंडलायुक्त हो या पहले साथी डिविजनल कमिश्नर रह चुके हो। जबकि न्यायिक मुख्यालय प्रयागराज में, इसमें 7 सदस्य होते हैं। इसके न्यायिक सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता, यह कलेक्टर का पद है। न्यूनतम योग्यता किसका है? कहोगे सर कलेक्टर का पद है। तो इसकी प्रशासनिक कहां पर है? लखनऊ में। जबकि न्यायिक कहां पर है? यह प्रयागराज में। न्यायिक संरचना में वर्तमान में 7 है। उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासन जो होता है, यह टैक्स आदि की वसूली, जमीन जायदाद से संबंधित, इसका पदानुक्रम देख लीजिए, सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले सचिवालय हो गया, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। यह राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख, राज्य का सर्वोच्च, राज्य के सभी या जितने भी आप कहोगे कि राज्य के जितने भी मतलब IAS होते हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं, उनका प्रमुख होता है। कौन? प्रमुख सचिव, जिसको मुख्य सचिव कह देते हैं। फिर इसमें साथी ये अपने राजस्व परिषद वाले आ जाते हैं, राजस्व परिषद वाले। फिर आ जाते हैं मंडलायुक्त, जो मंडल का हेड कौन होता है? मंडलायुक्त। मंडल का हेड कौन होता है? मंडलायुक्त। मंडल के राजस्व प्रशासन का पर्यवेक्षण, इसको डिविजनल कमिश्नर भी कहते हैं। जिला में मुखिया कौन होता है? जिलाधिकारी। जबकि राजस्व के मामलों में इसी को क्या कह देते हैं? कलेक्टर कह देते हैं। इसी की मदद के लिए एक ADM होता है, ADM रेवेन्यू, ADM जुडिशियल, अलग अलग प्रकार के कई सारे ADM होते हैं। राजस्व मामलों में DM की सहायता। फिर आ जाती है तहसील। तहसील का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? SDM। तहसील का प्रशासनिक प्रमुख SDM। जबकि तहसील में जो तहसीलदार होता है, यह राजस्व न्यायालय और कर वसूली का प्रभारी, मतलब इसका संबंध राजस्व प्रशासन से। यह क्वेश्चन इस बार UPSI में आया कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति राजस्व प्रशासन से संबंधित है? जबकि तहसील का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है, उप जिलाधिकारी। SDM के अंदर हो सकता है एक तहसील में एक से ज्यादा तहसीलदार हो। इसी में एक नायब तहसीलदार होता है, यह भी तहसील के स्तर पर, यह भी साथी राजस्व विवादों का निपटारा करता है। इसका जो पद है वो भी राजस्व न्यायालय के अधीन आता है, तहसीलदार की सहायता इत्यादि।
फिर आता है जो राजस्व सर्कल होते हैं, इनका होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसको कानून गो कह देते हैं। ये कानून गो क्या करता है, लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण, और इसी का काम होता है जैसे कोई मृत्यु होगी किसी की, पिता मतलब किसी के पिताजी की, भगवान ना करे, तो उनके जो बच्चों को संपत्ति ट्रांसफर होती है, ये म्यूटेशन इत्यादि में। और सबसे छोटा राजस्व प्रशासन में जो पद होता है वो लेखपाल का होता है। राजस्व प्रशासन में सबसे छोटा पद, राजस्व प्रशासन में सबसे जो साथी निम्न स्तर पर, निम्न स्तर की बात कह सकते हैं, जिसके पास सबसे कम अधिकार होते हैं, सबसे निम्न स्तर पर जैसे आप पाओगे, ये लेखपाल का पद होता है। भूमि रिकॉर्ड जो गांव के खसरा खतौनी, इनका रखरखाव इत्यादि करता है। और ये जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी होती है, इसका पदेन सचिव भी होता है। गांव की जो भूमि प्रबंधन सचिव कमेटी होती है, उसका पदेन सचिव भी होता है। तो सबसे पहले आ जाता है राजस्व परिषद मुख्य सचिव, राजस्व परिषद, इसका जो सती एक प्रकार से अध्यक्ष हो जाता है, वो सारे के सारे। मंडलायुक्त मंडल का, फिर आ जाता है जिले का जिलाधिकारी, फिर एडीएम जीएम की मदद के लिए, तहसील का प्रशासनिक प्रमुख एसडीएम, तहसीलदार नायब तहसीलदार, ये राजस्व मामले, लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण कानून गो, और लेखपाल ये भूमि खसरा खतौनी। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना, बच्चा लगभग 1 घंटा और चाहिए आपका मूल्य समय, लेकिन यह टॉपिक ऐसा हो जाएगा बिल्कुल तार तार, मुंह जुबानी याद जिसे कहते हैं। और तुम्हें तो अच्छा लगेगा जब तुम्हारे टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आते, तुम्हें बुरा लगता ही नहीं लगता। कितने ऐसे जो बिल्कुल बेशरम है, जिन्हें कतई बुरा नहीं लगता, और कितने ऐसे जो ईगो पर लेते हैं। तो 10 दिन कोई ऐसा 14, 18, कोई 20 साल का समय तो नहीं है, अब खत्म हुए, तो केवल 10 दिन का समय देकर अच्छे से पढ़कर फिर तुम देखो एक बार कि कैसा तुम्हारा माहौल बनता है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1831, उस समय के इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। पूछा है उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहां पर है? इसका प्रशासनिक मुख्यालय, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, ये लखनऊ में। जबकि न्यायिक कहां पर है? कहोगे सर न्यायिक ये प्रयागराज में। जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है? किसके पास जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी? यही जिले के सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। जिले के सामान्य प्रशासन का प्रमुख, जिन जिलों में कमिश्नरेट व्यवस्था नहीं है, जिले के सामान्य प्रशासन का प्रमुख, यह राजस्व के साथ साथ जिले की कानूनी व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार है। जिले की कानूनी व्यवस्था के लिए भी जिम्मेदार है। जिले की बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिलाधिकारी, एक जिले में एक जिलाधिकारी होता है, एक जिले में एक डीएम, एक मंडल में एक मंडलायुक्त। ऐसे नहीं कि एक मंडल में एक से ज्यादा मंडलायुक्त होंगे। हेल्प करने वाले अपर मंडलायुक्त हो सकते हैं, अपर एडीएम इत्यादि हो सकते हैं, लेकिन एक जिले में एक डीएम, एक ही कलेक्टर होगा, यानी कि आप एक से ज्यादा। जबकि मंडलायुक्त कहां पर होता है? मंडल में। पूछेगा राजस्व पदानुक्रम में लेखपाल के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? लेखपाल के कार्यों का, लेखपाल एक अच्छे से याद रखिएगा, जो गांव की भूमि प्रबंधन समिति होती है, जो ग्राम समाज की जमीन का प्रबंधन करती है, भूमि प्रबंधन समिति का हेड तो गांव का प्रधान होता है। इसका पदेन सचिव, जो एक इसका एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी होता है सरकार की ओर से, यह लेखपाल होता है। भूमि प्रबंधन समिति, राजस्व पदानुक्रम में राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर या कानून गो। पूछेगा राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा में वर्तमान में कितने न्यायिक सदस्य हैं? राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा में। और कल सुबह हमारा कौन सा टॉपिक है? कल सुबह औद्योगिक विकास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं तो अपनी तरफ से पूरी जान लगा रहा हूं, जितनी मेरे अंदर है। मेरा ईश्वर जानता है कि मैं किस प्रकार की मेहनत कर रहा हूं। और जब साथी पेपर फंसेगा तो लोग ये तो सोचते मजाक तो कि अरे उस तो डांस से नाच रहा है, क्यों कैसा पेपर फंसा ही नहीं देखते कि उसके लिए कितनी कठोर मेहनत की गई थी।
यह सब नहीं देखेंगे कि 10 दिन 60 घंटे किस प्रकार से पागल हुआ गया था। और फिर अपनी खुशी भी इंसान जाहिर ना करे। न्यायिक शाखा याद रखिएगा 7, कहां पर है? प्रयागराज। न्यायिक शाखा प्रयागराज। पूछेगा राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सामान्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख यह कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन होता है भैया? मुख्य सचिव, जिसको चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, प्रिंसिपल नहीं। ये तो हर एक डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव होते हैं, इन सबका भी एक प्रमुख होता है जिसे मुख्य सचिव कह देते हैं। जिसे ये जिला के लेवल पर और ये साथी मंडलायुक्त, ये डिवीजन के लेवल पर डिविजनल कमिश्नर या केवल कमिश्नर। मंडल स्तर पर राज्य प्रशासन का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो तहसील के लेवल पर, तहसील लेवल पर तहसीलदार, जिला लेवल पर जिलाधिकारी, राज्य के लेवल पर मुख्य सचिव, मंडल के लेवल पर मंडलायुक्त। तहसील का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तहसील का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर लिखकर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिखकर कहोगे सर तहसील का प्रशासनिक प्रमुख ये एसडीएम होता है, जबकि तहसील लेवल पर राजस्व प्रशासन, राजस्व वसूली, जमीन जायदाद के विवादों का निपटारा, ये सब साथी कब्जे आदि छुड़ाना, ये सब तहसीलदार। भूमि रिकॉर्ड, जो गांव के किसी भी किसान की जमीन के खसरा खतौनी होते हैं, इनका रखरखाव कौन करता है? मेप आदि का ये लेखपाल रखरखाव करता है। कौन? लेखपाल। अब उत्तर प्रदेश में ये तो हमने स्थानीय स्वशासन, सामान्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन। अब एक विकास प्रशासन जो होती है, जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनको कैसे लागू किया जाता है वो देख लेते हैं। तो जैसे कुछ ऐसे मनरेगा इत्यादि की योजनाएं या गांव के विकास की योजनाएं, तो भाई ग्रामीण विकास हो गए, एक अपर मुख्य सचिव इनके राज्य के लेवल पर, और इन्हीं में क्रियान्वयन के लिए राज्य के लेवल पर कमिश्नर या डायरेक्टर होते हैं। मंडल के लेवल पर संयुक्त विकास आयुक्त, उपनिदेशक, पंचायत इत्यादि होते हैं। पंचायत इत्यादि, संयुक्त विकास आयुक्त क्षेत्रीय योजना प्रशासन से संबंधित रीजनल विकास की प्लानिंग, जबकि मंडल में पंचायत गतिविधियों का पर्यवेक्षण के लिए ये डेप्यूटी डायरेक्टर पंचायत होते हैं। इसके अलावा जिला लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष जो होता है जिला पंचायत का, ये तो बच्चा निर्वाचित होता है, चुना हुआ होता है। एक इसका मुख्य विकास अधिकारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिले का जो सीडी होता है, ये एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। ये कार्यकारी प्रमुख भी है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है। जैसे नगर पालिका आदि का ईओ होता था, भाई नगर आयुक्त क्या होते थे? एक इसको साथी नगर आयुक्त बोला जाता था, या इसको कमिश्नर भी बोल देते थे। ये नगर आयुक्त, जो नगर निगम होती हैं, नगर निगम आदि के ये कार्यकारी प्रमुख होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड। कार्यकारी प्रमुख मतलब सरकार के नुमाइंदे, इन्हीं के साइन आदि होते हैं। जबकि यही अगर नगर पालिका इत्यादि में होते, नगर पालिका या नगर पंचायत में, तो इनको ईओ बोल दिया जाता है, अधिशासी अधिकारी। अधिशासी अधिकारी चुने हुए नहीं होते, ये सरकारी होते हैं, सरकार की ओर से। अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर पालिका। इसी प्रकार जिला स्तर पर जो जिला पंचायत आदि का जितने भी साइन आदि होते हैं सरकारी, एग्जीक्यूटिव हेड, ये मुख्य विकास अधिकारी। ये डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी करके जो 1980 की संस्था बनी थी, उसका हेड भी होता है। फिर एक जिला लेवल पर परियोजना निदेशक, ये मनरेगा आदि योजनाओं की देखरेख के लिए। इसी में एक साथी जिला विकास अधिकारी होता है, ये विकास कार्यों में सीडीओ की सहायता करता है। जबकि पंचायतों के प्रशासनिक कार्य, ये जो प्रधान इत्यादि ये कैसे काम कर रहे हैं, इसको लेकर एक जिला पंचायत राज अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर। तो विकास के लिए अलग हो गया और साथ ही पंचायत के लिए अलग। विकास के लिए सीडीओ, डीडीओ, ये सारे के सारे हो गए जिला लेवल पर सीडीओ। जबकि पंचायत में ये हो गया एक तो साथी आपके मनरेगा आदि योजनाओं के लिए परियोजना निदेशक, और पंचायत के मामले में डीपीआरओ, पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं। ब्लॉक लेवल पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक डेवलपमेंट, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सारे के सारे जो हो जाते हैं। जबकि खंड विकास अधिकारी,
ये जो खंड स्तर होता है, ब्लॉक लेवल होता है, इस पर विकास कार्यों की, ये गांव और जिले के बीच की कड़ी होता है बीडीओ। ये भी पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इनकी सहायता करने के लिए सहायक विकास अधिकारी, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर इत्यादि हो जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का जो निर्वाचित प्रमुख होता है ग्राम प्रधान, जबकि सरकारी नुमाइंदा जो होता है उसे ग्राम विकास अधिकारी या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको साथ ही सेक्रेटरी या सचिव भी कह दिया जाता है। आपने सुना होगा, अगर आप कोई गांव प्रधान के बारे में जानता होगा, कि योजनाओं को जो लागू करने का काम होता है ये सेक्रेटरी अथवा सचिव का होता है। ये ग्राम पंचायत अधिकारी भी इसको कह देते हैं, विलेज पंचायत ऑफिसर या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत सहायक, नीचे सबसे लास्ट में क्या जाते हैं, पंचायत सहायक। ये पंचायत कार्यालय के प्रशासनिक कार्यों में जो डेटा एंट्री वगैरह का काम करते हैं, जो डेटा एंट्री का काम, इनको भी कभी कभी सचिव कह दिया जाता है। हालांकि ये पंचायत कार्यालय के प्रशासनिक कार्यालयों में सेक्रेटरी जो होते हैं सचिव, ये सचिव वीडियो लेवल के अधिकारी होते हैं। सचिव कौन होते हैं, ये वीडियो लेवल के अधिकारी। चलिए, तो इसमें आगे आ जाता है विकास प्रशासन में खंड विकास अधिकारी या जो बीडीओ होता है ये किस स्तर पर काम करता है। विकास प्रशासन में खंड विकास अधिकारी ये किस लेवल पर काम करता है। ये खंड विकास अधिकारी जो होते हैं ये किस लेवल पर काम करते हैं। ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ये टॉपिक फारसी भाषा में, ये टॉपिक मंगल ग्रह के प्रशासन के बारे में बता रहा है कि ओलंपस मोन्स पर्वत पर चढ़कर वहां तू पहुंच गया तो प्रशासन कौन करेगा, एलन मस्क के रॉकेट की नोक पर बैठकर। अरे खोपड़ चंद, ये कोई ऐसा टॉपिक है, सीधी सीधी वीडियो क्या करता है, डीबीओ क्या करता है, ये तेरी समझ में नहीं आ रही। तुझे कौन सा पद दे दूं इस उत्तर प्रदेश में, तुझे उसमें कहां भेज दूं, तुझे गोबर उठाने का पद नहीं दूंगा इस पे, तो तुझे कतई हद्दी हो रही है। अरे सिंपल है, कितनी तहसील, कौन सी चीज कहां, अपने राज्य जिले के प्रशासन के बारे में बस रोटी खाना पता है तुझे, मुंह से रोटी खा लूं, 2.5 किलो चून डेली निपटा लूं, वो तो तुझे आ जाएगा। दिमाग लगा, कमेंट बाजी किए, पढ़ी है, लिख बेटी, तभी तो कुछ होगा। खंड विकास अधिकारी ये ब्लॉक लेवल पर होते हैं, खंड विकास अधिकारी ये ब्लॉक स्तर पर होते हैं। पूछे जिला पंचायत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। जिला पंचायत का एग्जीक्यूटिव हेड, जिला पंचायत का कार्यकारी, निर्वाचित प्रमुख की बात नहीं हो रही। जबकि एक साथी अनुच्छेद 243 जेडडी है, अनुच्छेद 243 जेडडी, ये पूरे जिला, जो पूरे की जिले की एक विकास होता है उस पर डेवलपमेंट के ऊपर नजर रखने की एक संस्था की बात करता है, जिला विकास निगरानी समिति। जिला विकास निगरानी समिति, जिला पंचायत का कार्यकारी प्रमुख, इसे सीडीओ कह देते हैं, मुख्य विकास अधिकारी। विकास प्रशासन में गांव और जिले के बीच यह कौन से कड़ी होती है, गांव और जिले के बीच की कड़ी के रूप में यह कौन काम करता है, जो जिले से योजनाएं गांव तक पहुंचाता है। होगे भैया खंड विकास अधिकारी, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर पंचायत गतिविधियों का पर्यवेक्षण कौन करता है। उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर पंचायत गतिविधियों का पर्यवेक्षण, उत्तर प्रदेश में मंडल स्तर पर पंचायत गतिविधियों का पर्यवेक्षण, पंचायत गतिविधियों की बात हो रही है। उप निदेशक पंचायत, डेप्यूटी डायरेक्टर पंचायत, डेप्यूटी डायरेक्टर पंचायत। उत्तर प्रदेश विकास प्रशासन के पदों के संबंध में इनके फुल फॉर्म में से कौन सा एक विकल्प गलत है। यहां पर आपको कुछ फुल फॉर्म दे रखी है, इनमें से एक गलत है। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रेवेन्यू ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इनमें से एक गलत है किसी की फुल फॉर्म। चीफ डेवलपमेंट सही है, ब्लॉक डेवलपमेंट सही है, डीपीआरओ ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये भी बिल्कुल सही है।
चलिए अब आ जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश पुलिस पर। ये अब तक हमने कि जो सामान्य प्रशासन होता है, राजस्व प्रशासन उत्तर प्रदेश का कैसे है। अब आ जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पुलिस प्रशासन है वो कैसे है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए। तो देखिए 1863 में जो 1861 का पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट या पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा ये पुलिस एक्ट जो आया 1861, इसके लिए साथ ही एक पुलिस सुधार आयोग बना था 1860 में एचएम कोर्ट की अध्यक्षता में। एचएम कोर्ट क्या था, इसका अध्यक्ष था। एचएम कोर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग बना 1860 में। इसकी सिफारिश से पुलिस एक्ट 1861 आया और यही एचएम कोर्ट ये उत्तर प्रदेश का पहला आईजीपी बना। उत्तर प्रदेश का पहला आईजीपी, तब जो पुलिस का मुखिया होता था उसे इंस्पेक्टर जनरल कहते थे, जबकि बी.एन. लाहिरी ये पहले साथी प्रथम ये भारतीय पुलिस प्रथम भारतीय उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल थे ये पहले। तो इसी पुलिस एक्ट 1861 से 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई। पुलिस महानिरीक्षक पद का सृजन हुआ। पुलिस महानिदेशक 1982 से ये जो आईजीपी है इसकी जगह साथी सर्वोच्च पद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का डीजीपी का पद सृजित किया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये सबसे। और 1861 के अधिनियम के अनुसार 1982 से पहले पुलिस बल का नेतृत्व कौन करता था, आईजीपी। और उसके बाद में 1982 से डीजीपी। नरेश कुमार उत्तर प्रदेश के पहले साथी डीजीपी बने। उससे पहले क्या हुआ करता था, आईजीपी का पद हुआ करता था। और पहले आईजीपी कौन थे, 1863 में एचएम कोर्ट, 1863 में एचएम कोर्ट। आज भी जो यूपी पुलिस है कहीं कि भाई किसके ऊपर कार्य करती है, किस अधिनियम पर, तो 1861 का जो पुलिस एक्ट है इसी के द्वारा यूपी पुलिस कार्य करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की औपचारिक स्थापना किस वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक पद के सृजन के साथ हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए 1860 में एक पुलिस आयोग की नियुक्ति की। और पुलिस आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति का इस आयोग का अध्यक्ष कौन था, एचएम कोर्ट। इसी की सिफारिश पर उस समय वायसराय कैनिंग था। यह पुलिस एक्ट 1861 आया और इसी पुलिस एक्ट के द्वारा राज्यों में पुलिस बल की स्थापना हुई। राज्यों में पुलिस बल, तो यहां पर आईजीपी का जो पद है वो 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की औपचारिक स्थापना। डीजीपी का पद यह किस वर्ष सृजित किया गया, उत्तर प्रदेश में डीजीपी का पद यह किस वर्ष सृजित किया गया, उत्तर प्रदेश में डीजीपी का पद बेटा 1963 रही 1863, क्या कर रहे हो, 1963 रही 1863 कहोगे सर ये 1982 में डीजीपी का पद 1982 में। पहले डीजीपी नरेश कुमार, पहले डीजीपी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से किस कानूनी आधार पर टिकी हुई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन है वो किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो गठन है वो इनमें से किस कानून के द्वारा, कहोगे सर पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा, पुलिस एक्ट 1861। अब ये भारत में पुलिस सुधारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां जिनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहले 1857 की क्रांति के बाद में 1860 का पुलिस आयोग जिसको पुलिस कमीशन कहते हैं, एमएच कोर्ट था, मैं एचएम कोर्ट बोल रहा हूं, एमएच कोर्ट कर लेना। एमएच कोर्ट 1857 के विद्रोह के बाद एक साथी पेशेवर नागरिक पुलिस बल की सिफारिश की। इसी की सिफारिश से पुलिस एक्ट 1861 आया, इसी की सिफारिश से और इसी के द्वारा 1863 में यूपी पुलिस की स्थापना। 1861 पुलिस अधिनियम जो वर्तमान पुलिस संरचना है, इंस्पेक्टर जनरल का पद, एसपी का पद, ये सब इसी के द्वारा सृजित किए गए। फिर आ जाते हैं 1902-3 में भारतीय पुलिस आयोग बना। इसका अध्यक्ष था एंड्रयू फ्रेजर। इसी ने साथी प्रांतीय पुलिस सेवा
प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज की स्थापना, डीएसपी पद जो है वो इसी की सिफारिश से आया। तो 1902-3 के भारतीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। 1971 में गौर पुलिस प्रशिक्षण समिति एमएस गौर करके एक कमेटी बनी। इस कमेटी ने पुलिस के उन्नत प्रशिक्षण पर जोर दिया। 1977-81 में यह साथी राष्ट्रीय पुलिस आयोग, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग स्वतंत्रता के बाद यह पहला प्रमुख आयोग था। इसके कुल 8 रिपोर्ट थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? धर्मवीर। 1977 से लेकर 1981 तक 8 रिपोर्ट। राष्ट्रीय पुलिस आयोग यह किसकी अध्यक्षता में? धर्मवीर की अध्यक्षता में। 1998-99 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर यह रिबेरो कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष जूलियो रिबेरो थे। यह पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने और पुरानी सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए रिबेरो कमेटी का गठन हुआ। साल 2000 में पदम नभैया समिति बनी, के पदम नभैया की अध्यक्षता में, भर्ती, प्रशिक्षण और सामुदायिक पुलिसिंग पर केंद्रित। साल 2000-2003 में मलिमथ समिति बनी, जस्टिस वीएस मलिमथ इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली और फोरेंसिक में सुधार की सिफारिश की। जबकि 2004 में एक गृह मंत्रालय ने रिव्यू कमेटी बनाई। 2005 में सोली सोराबजी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष सोली सोराबजी, इन्होंने मॉडल पुलिस एक्ट 2006 का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो आपसे पूछेगा कि आदर्श पुलिस अधिनियम या मॉडल पुलिस एक्ट का ड्राफ्ट यह किस कमेटी ने तैयार किया था? सोली सोराबजी कमेटी। तो सबसे पहले 1860 में एमएच कोर्ट की अध्यक्षता वाला, फिर आ जाता है साथी 1902, 1903 में एंड्रयू फ्रेजर वाला, फिर 1971 में गौर कमेटी प्रशिक्षण के लिए, 1977 में इंडियन भारतीय पुलिस आयोग धर्मवीर की अध्यक्षता में पहला आजादी के बाद में, 1998 से 99 रिबेरो कमेटी बनी। साल 2000 में यह पदम नभैया कमेटी, साल 2003, 2002, 2003 में जस्टिस मालिमथ कमेटी बनी। जबकि 2005 में सोली सोराबजी कमेटी, जिन्होंने मॉडल पुलिस एक्ट 2006 का मसौदा तैयार किया, मॉडल पुलिस एक्ट। उसके बाद में 2006 में एक साथी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, प्रकाश सिंह। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के लिए 7 बाध्यकारी निर्देश दिए, 7 बाध्यकारी निर्देश। तो वही पूछा है 1860 के पुलिस आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1860 में अंग्रेजों के द्वारा जो पुलिस आयोग बनाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेजों के द्वारा जो पुलिस आयोग बनाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेजों के द्वारा जो पुलिस आयोग बनाया गया। यह क्लास 2 घंटे की है, 11 बजे तक खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में इस पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें ना आती हो। एमएच कोर्ट थे, कौन थे? एमएच कोर्ट। एंड्रयू फ्रेजर 1902-3 वाले, जूलियो रिबेरो, इनकी कमेटी 1998-99 में आई। पूछेगा पुलिस के उन्नत प्रशिक्षण पर किस समिति ने जोर दिया? पुलिस के उन्नत प्रशिक्षण पर 1971 में आई यह गौर समिति। 1971 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1977 से 1981 राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष सोली सोराबजी, 2005 मॉडल पुलिस एक्ट, धर्मवीर करके ये इसके अध्यक्ष थे। आदर्श पुलिस अधिनियम का मसौदा यह किस कमेटी ने तैयार किया? आदर्श पुलिस अधिनियम का मसौदा, मॉडल पुलिस एक्ट, यह सोली सोराबजी कमेटी। जबकि के पदम नभैया साल 2000, जूलियो रिबेरो 98 से 99। आपराधिक न्याय और फोरेंसिक सुधार हेतु यह कौन सी समिति बनी थी कि किस प्रकार से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार हो, फोरेंसिक इत्यादि? यह मलिमथ कमेटी थी, साल 2003। पूछा पुलिस सुधार हेतु 7 बाध्यकारी निर्देश ये किस फैसले में दिए गए? पुलिस सुधार हेतु यह प्रकाश सिंह फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का। आगे आ जाती है पुलिस प्रशासनिक इकाइयां, जिनमें उत्तर प्रदेश की पूरी उत्तर प्रदेश को कवर करने के लिए पुलिस प्रशासन जैसे राजस्व प्रशासन 18 मंडल,
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर निगम, ये सब तहसील इत्यादि। ऐसे पुलिस प्रशासन ने भी अपने आप का विभाजन किया हुआ है। पुलिस जोन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेगा, जो पुलिस होती है राज्य सूची का विषय, किसका? राज्य पुलिस। और जो जनरल कानूनी व्यवस्था होती है, जो पब्लिक ऑर्डर होता है, यह राज्य सूची का विषय। इसमें सबसे ऊपर होता है गृह विभाग। वर्तमान में गृह विभाग किसके पास है? मुख्यमंत्री जी के पास है। गृह सचिव इसका सबसे बड़ा अधिकारी। फिर यह साथी आ जाती है पूरी व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश को कितने पुलिस जोन में बांटा है? 8 पुलिस जोन में। इसके मुखिया कौन होते हैं? एडीजी। कई जगह साथी आईजी भी होते हैं। पुलिस रेंज कितनी उत्तर प्रदेश में? 18। इनका आईजी अथवा डीआईजी। तो जो पुलिस रेंज होती है, इनका चीफ कौन सा होता है? आईजी डीआईजी रेंज का अधिकारी। जबकि पुलिस जोन जो होते हैं, इनकी संख्या है 8। एडीजी जोन का एडीजी या आईजी लेवल का अधिकारी। पुलिस जिलों की संख्या कितनी है? 68। जबकि पुलिस कमिश्नरेट कितने हैं? हो गए सर 7। जो पुलिस जिले में पुलिस का प्रमुख होता है, पुलिस जिले में पुलिस का प्रमुख या जिसके जिम्मेदारी कानून का पालन कराना, ये बड़े जिलों में एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, छोटे जिलों में पुलिस अधीक्षक जिसको एसपी कहा जाता है। हालांकि पुलिस जिले में जो सामान्य प्रशासनिक, जो साथी कानूनी व्यवस्था इत्यादि की जिम्मेदारी है, ये सब डीएम के अधीन ही होती है। एसपी भी डीएम के अधीन होता है, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन जो पुलिस का प्रमुख होता है, जिसे कप्तान भी कह देते हैं, वो पुलिस जिले में एसपी, एसएसपी। जबकि पुलिस कमिश्नरेट कितनी है? 7। मुखिया पुलिस कमिश्नर। ये पुलिस कमिश्नर याद रखिएगा, इसके पास कानूनी शक्तियों के अलावा न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। कानूनी शक्तियों के अलावा न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। मतलब बेल देने की शक्ति या रिमांड देने की शक्ति या किसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकालने की शक्ति। यह भी साथी एडीजी स्तर का पद होता है। यह भी किसका होता है? एडीजी स्तर का पद। अब पुलिस का पदानुक्रम देख लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख होता है, उसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। यह शीर्ष स्तर पर, इसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी या उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? चीफ ऑफ यूपी पुलिस। राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश पुलिस का चीफ कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, शॉर्ट में डीजीपी। फिर आ जाते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिनको एडीजी कह देते हैं। एडीजी जैसे कानून व्यवस्था का अलग हो गया, जैसे जोन का एडीजी अलग हो गया। जो उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी इकाइयां एसटीएफ, इन सब का ये एडीजी। इसके अलावा कुछ साथी डीजी भी होते हैं, जिनको डीजी में से डीजीपी बनाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं पुलिस महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल। आईजी जो हो जाते हैं, ये मुख्य तौर पर रेंज के प्रमुख होते हैं। आईजी जो होते हैं प्रमुख तौर पर रेंज के। तो सबसे पहले डीजीपी हो गए, फिर साथी ये एडीजी, एडिशनल डीजी, डायरेक्टर जनरल जिसको कह देते हैं। फिर क्या हो गए? आईजी। आईजी से छोटे होते हैं जिसको पुलिस उप महानिरीक्षक, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी, ये भी रेंज के हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं एसएसपी, एसपी। इसी में साथी कई जगह एक एसपी भी हो जाते हैं, एडिशनल एसपी। जैसे बड़ा जिला है तो छोटे छोटे जो नए एक प्रकार से ट्रेनी आईपीएस आते हैं, या उन्हें एसपी का पद दे दिया जाता है, जो एसपी की मदद करते हैं। एसपी क्राइम, एसपी कुछ और। इसका एक का मतलब एडिशनल एसपी है यहां पे, जिसको साथी एसपी कह देते हैं, एडिशनल एसपी। ये भी किसकी मदद करते हैं? ये मध्यम स्तर के होते हैं, जिला लेवल पर। ये किस पर होते हैं? मध्यम स्तर, जिला लेवल पर। बड़े जिलों में ये एसएसपी कहे जाते हैं, छोटे जिलों में एसपी। फिर आ जाता है साथी डीएसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसी को कमिश्नरेट व्यवस्था में एसीपी कह दिया जाता है। इसी को कमिश्नरेट व्यवस्था में एसीपी। इसको कई जगह सीओ सर्कल ऑफिसर या डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके अधीन कई थाने होते हैं। ये कई थानों का पर्यवेक्षण करता है, कई थानों का पर्यवेक्षण। फिर आ जाता है साथी पुलिस निरीक्षक। जो पुलिस निरीक्षक होते हैं, इसी को स्टेशन हाउस ऑफिसर कह दिया जाता है। इन्हीं में से किसी को क्या बना दिया जाता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको एसएचओ कह देते हैं, थाना प्रभारी। तो सामान्य तौर पर थाना प्रभारी ये इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी होता है। एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर,
अगर कोई इंस्पेक्टर नहीं है मौजूद, कोई बढ़िया काम करने वाला सब इंस्पेक्टर है, तो उसे स्टेशन ऑफिसर कहा जाता है। जिससे साथी ऐसो अगर उसको थाने का चार्ज दे दिया जाए। फिर आ जाते हैं सहायक उप निरीक्षक 1 स्टार वाले, फिर हेड कांस्टेबल, और सबसे निचला जो पद होता है पुलिस कानूनी व्यवस्था में, यह कांस्टेबल होता है। कौन सा? कांस्टेबल। तो ये कुछ ऐसा बन गया, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एएसपी, एडिशनल एसपी इत्यादि। फिर आ जाते भैया आपका डीएसपी, फिर एसएचओ, फिर आपके एसआई साहब आ जाते हैं, फिर आ जाते क्या नाम है, एएसआई, हेड कांस्टेबल, और लास्ट में क्या आते हैं, कहोगे सर कांस्टेबल। उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने पुलिस जोन है? उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने पुलिस जोन है? उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल कितने पुलिस जोन है? तो रेंज की संख्या कितनी हो जाती है? 18। पुलिस जोन की संख्या कितनी हो जाती है? 8। जोन की संख्या कितनी? 8। रेंज की संख्या कितनी? 18। पुलिस रेंज का नेतृत्व किस स्तर का अधिकारी करता है? पुलिस रेंज का नेतृत्व यह किस स्तर का अधिकारी करता है? पुलिस रेंज का कहोगे भैया एडीजी जोन लेवल पर होता है। एडीजी जोन, रेंज में आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी, ये जिला, और ये तो साथी पूरे राज्य की पुलिस का प्रमुख, पूरे राज्य की पुलिस का प्रमुख, पूरे राज्य की पुलिस का प्रमुख कौन हो जाता है? डीजीपी। जिला लेवल पर एसएसपी, एसपी, रेंज में आईजी, डीआईजी। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है? उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है? उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद कहोगे भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट की संख्या कितनी है? जो पुलिस कमिश्नरेट है, तो 68 हो जाते हैं पुलिस जिले। 68 क्या हो जाते हैं? पुलिस जिले। पुलिस जिलों का प्रमुख एसएसपी, एसपी, छोटे जिलों में एसपी, बड़े जिलों में जैसे बरेली हुआ, इन सब में गोरखपुर हुआ, एसएसपी। देखिए एसएसपी केवल कानूनी शक्तियां होती हैं, इसके पास न्यायिक शक्तियां नहीं होती, लेकिन कमिश्नर के पास न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। जिले के पुलिस बल का मुख्य प्रमुख आमतौर पर कौन होता है? जिले का। लेकिन सामान्य जिले की जो सामान्य प्रशासन होता है, जिले की जो सामान्य कानूनी व्यवस्था है, कहीं दंगे फसाद तो नहीं हो रहे, इन सब के लिए यह डीएम के प्रति जवाबदेह होता है। जिले के जहां पर कमिश्नरेट है वहां कमिश्नर, और जहां कमिश्नरेट नहीं है पुलिस जिले, वहां की बात कर रहा हूं। जिले के पुलिस बल का मुख्य प्रमुख आमतौर पर कौन होता है? जिले के पुलिस बल का, याद रखिएगा, एसएसपी, एसपी। पूछे पुलिस पदानुक्रम में डीएसपी का पूर्ण रूप क्या है? ये ज्यादातर पीपीएस ऑफिसर होते हैं, या जो बहुत ही कोई सीनियर लेवल का इंस्पेक्टर होता है जिसको प्रमोशन मिल जाता है। डीएसपी का पूर्ण रूप, जैसे आप अगर कम एज में पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस एसआई बनते हैं, तो हो सकता है कि रिटायरमेंट तक आप डीएसपी बन जाएं। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनमें से कौन सा पद जमीनी स्तर की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है? जमीनी स्तर की श्रेणी में सबसे ऊपर, जमीनी स्तर का मतलब है जो थाने के लेवल की बात करें, थाने लेवल पर कहोगे भैया ये पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की संख्या 18, पुलिस जोन की संख्या कितनी है? 8। पुलिस विभाग में सीओ का अर्थ क्या होता है? सीओ ये कई थानों का एक प्रकार से पर्यवेक्षण करता है कि भाई जो चार्जशीट जमा हुई नहीं हुई, या किसी मामलों में जांच कहां तक पहुंची है, और कुछ मामलों की जांच केवल डीएसपी लेवल का अधिकारी कर सकता है, जैसे एससी एसटी एक्ट के जो मामले होते हैं। सीओ सर्कल ऑफिसर, वरिष्ठता के क्रम में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे सही क्रम चुनिए, सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो इनमें देखोगे डीजीपी सबसे ऊपर है, फिर एडीजी, फिर आईजी, फिर डीआईजी, ये क्रम सबसे सही है, ये क्रम। अब आगे आ जाते उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले जिनका जिले का नाम कुछ और है और उसका हेडक्वार्टर कुछ और है,
यह भी साथ ही प्रशासन में इंपॉर्टेंट है। जैसे अमेठी, अम्मा गौरी ऐसे याद कर लीजिएगा। अमेठी का हेडक्वार्टर गौरीगंज। संत कबीरा रे खलीला रे कबीरा ऐसे याद कर लीजिएगा, संत कबीर नगर। गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर नोएडा, जबकि कौशांबी का हो जाता है मंझनपुर। कौशांबी मंझनपुर, कौशांबी मम्मी मंझनपुर ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए अंबेडकर नगर की बात करें, अकबरपुर, एक अकबरपुर माटी भी आएगा, यह कानपुर देहात का है, तो देहात की माटी ऐसे याद कर लेना। और अंबेडकर नगर ऐसे अम्बेडकर नगर, ऐसे अकबरपुर। जबकि कुशीनगर का पडरौना, कुशीनगर का पडरौना, सिद्धार्थ नगर का हेडक्वार्टर नौगढ़ है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, जालौन का क्या हो जाता है उरई, जई उरई जालौन। फर्रुखाबाद का हो जाता है फतेहगढ़, फैसे फर्रुखाबाद फैसे फतेहगढ़। और संभल का हो जाता है बहजोई, संभल का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है बहजोई। ये कुछ ऐसे जिले जिनका नाम कुछ और है, जिला मुख्यालय कुछ और है। जैसे अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशांबी का हो जाता है मंझनपुर। इसी प्रकार अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहपुर और संभल, समझ जाओ, बहजोई। अमेठी जिले का हेडक्वार्टर बताइए, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का, तो खलीलाबाद संत कबीर नगर, पडरौना कुशीनगर का हो जाता है, मंझनपुर हो जाता है कौशांबी का, अमेठी का हो जाएगा गौरीगंज। सोनभद्र जिले के प्रशासनिक मुख्यालय का नाम, सोनभद्र जिले के प्रशासनिक मुख्यालय का नाम फतेहगढ़ हो जाता है फर्रुखाबाद का, फर्रुखाबाद का क्या हो जाता है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। यह सोनभद्र का हो जाता है रॉबर्ट्सगंज, नौगढ़ हो जाता है जालौन का उरई, जालौन का क्या है उरई, सिद्धार्थ नगर का क्या हो जाता है नौगढ़, सिद्धार्थ नगर का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा नौगढ़। जबकि जालौन का उरई, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, जिला और उसका हेडक्वार्टर एक गलत है, तुरंत बताइए। जालौन का उरई, कुशीनगर पडरौना, सिद्धार्थनगर नौगढ़। जबकि गौतम बुद्ध नगर का यह गाजियाबाद नहीं है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर का क्या हो जाएगा, कहोगे सर नोएडा। प्रश्न संख्या 4, कानपुर देहात का मुख्यालय कहां पर स्थित है, कानपुर देहात का मुख्यालय कहां पर स्थित है। केवल अकबरपुर की बात होती तो अंबेडकर नगर जिला, अंबेडकर नगर जिला, लेकिन यहां पर देहात, देहात की माती याद रखेगा अकबरपुर माती, संभल का बहजोई हो जाएगा। जबकि मंझनपुर कौशांबी, मंझनपुर यह कौशांबी का। संत कबीर नगर जिले का हेडक्वार्टर बताइए, संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर, संत कबीर नगर का हेडक्वार्टर कहोगे भैया उरई हो जाता है जालौन का, उरई किसका है जालौन का। कुशीनगर हो जाता है पडरौना, फर्रुखाबाद का हो जाता है फतेहगढ़ और संत कबीर नगर खलीलाबाद। अब उत्तर प्रदेश के मंडल, उनके मुख्यालय और उसमें जिलों की सूची आएगी कुछ, इसको भी एक बार देख लेते, कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। देखिए आगरा मंडल, मुख्यालय आगरा, आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी मथुरा, तो ये 4 जिले आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी मथुरा, आगरा मैन गिरा फिरोज गिर गया ऐसे याद कर लीजिएगा, मथुरा आगरा लास्ट में रारा आगरा, ये चारों आगरा मंडल। अलीगढ़ में अलीगढ़ एटा हाथरस कासगंज, अलीगढ़ अली का हाथ एटा कासगंज, अलीगढ़ हाथरस एटा कासगंज, अलीगढ़ हाथरस एटा कासगंज अलीगढ़ में। जबकि आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी मथुरा आगरा मंडल में। अयोध्या मंडल में ये साथी 5 जिले आते हैं, अयोध्या, अंबेडकर नगर याद रखिएगा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी अयोध्या बार बार घूमने जाओ, सुल्तानपुर अमेठी अयोध्या अंबेडकर नगर, बाराबंकी सुल्तानपुर अमेठी, ऐसे अमेठी ऐसे अयोध्या, ऐसे अंबेडकर नगर ऐसे अयोध्या। तो अयोध्या अंबेडकर नगर बार बार अयोध्या घूमने जाओ, अमेठी सुल्तानपुर। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में 3 जिले हैं, आजमगढ़ बलिया और मऊ, आजमगढ़ बलिया और मऊ। बरेली मंडल में बरेली बदायूं पीलीभीत शाहजहांपुर, बरेली बदायूं वैसे बरेली वैसे बदायूं, बरेली पीले पीले कलर के झुमके बरेली शाहजहांपुर। बस्ती की बात करें बस्ती
बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, 2 नगर बस्ती नगर, ऐसे याद कर लेना। बस्ती में चित्रकूट में इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? बांदा। देखिए चित्रकूट मंडल का हेडक्वार्टर बांदा, चित्रकूट मंडल, इसमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये देवी पाटन मंडल होता है। कई बार साथी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देवी पाटन मंडल का हेडक्वार्टर गोंडा जिले में, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती। देखो गोंडा, गोंडा कुछ नहीं, ऐसे याद कर लीजिएगा, गोंडा, बहराइच, बहराइच अपने आप को गोंडा समझ रहा है, बहरा हो गया, सुन नहीं रहा है, बलरामपुर, श्रावस्ती, ऐसे याद कर लीजिएगा। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा में, बस्ती, संत कबीर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती नगर, बस्ती में, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, देवी पाटन मंडल हेडक्वार्टर गोंडा, गोरखपुर मंडल का हेडक्वार्टर गोरखपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, और गोरखपुर में महाराज जी, ऐसे याद कर लेना, वो गुरु गोरखनाथ देव, कुशीनगर। झांसी मंडल में झांसी, जालौन, ललितपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उरैया, जबकि जालौन जो आ जाता है उरई वाला, ये झांसी में, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, ये सब कानपुर मंडल में। लखनऊ मंडल की बात करें, बड़ा मंडल है क्योंकि इसमें लखीमपुर खीरी आ जाता है। लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, सीतापुर भी लखनऊ, तो लक्ष्मण जी के नाम पर ऐसे याद कर लीजिएगा, लक्ष्मणपुर, लखनऊ, लखनऊ, हर कोई लखनऊ जाता है जीवन में एक बार, राजधानी है। रायबरेली और उन्नाव, तो लखनऊ के पास रायबरेली, उन्नाव है, ऐसे याद कर लेना। मेरठ मंडल, मेरठ मंडल, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, ये सब मेरठ में। मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, भदोही, संत रविदास नगर, सोनभद्र, सोनभद्र किस में आता है? मिर्जापुर मंडल में आता है। मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल, जबकि प्रयागराज, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, तो पैसे प्रयागराज, पैसे प्रतापगढ़, कौशांबी बिल्कुल पास है, फतेहपुर भी याद रखिएगा, कई बार फतेहपुर को कानपुर समझ लेते हैं। सहारनपुर मंडल में 3, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, और वाराणसी मंडल में वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, जबकि आजमगढ़, बलिया, मऊ, ये आजमगढ़ मंडल में। अब देख लेते हैं किस मंडल का मुख्यालय बांदा में स्थित है। इनमें से किस मंडल का मुख्यालय बांदा में स्थित है? इनमें से किस मंडल का मुख्यालय बांदा? तो बस्ती में बस्ती आ जाता है, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट में आ जाता है, चित्रकूट आ जाता है, चित्रकूट आ जाता है, तो चित्रकूट मंडल का हेडक्वार्टर बांदा, जबकि देवी पाटन का क्या हो जाता है? गोंडा। देवी पाटन, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये सब देवी पाटन में। भाई देवी पाटन मंडल में क्या जाएगा? देवी पाटन मंडल में अगर आप देखोगे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, जबकि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ये सब चित्रकूट मंडल में। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन देखो, तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि ये बार बार मौका नहीं आता। सरकारी नौकरी और बाकी में एक है, प्राइवेट तुम रोज 10 जगह इंटरव्यू दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो नौकरी है ना, कई कई साल में एक बार आती है। तो तैयारी कम से कम ऐसी हो कि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रही। अगर तुम अधूरी तैयारी से जाते हो या केवल भगवान के भरोसे, तो हो सकता है भगवान तुम्हारे भरोसे बैठे हो, क्योंकि जब तक उसकी नजरों में तुम सबसे मेहनती नहीं बनोगे, कुछ नहीं मिलना। कौन कहता है स्मार्ट पढ़ाई घंटा, जब तक कठोर मेहनत नहीं, स्मार्ट इसमें से आधा छोड़ जाओ। स्मार्ट पढ़ाई कहती है इसको मत पढ़ो, तुक्के मारो जाके, जब मेहनत ही है जिससे निकलेगा। इसलिए किसी ने कहा है सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देवी पाटन मंडल का हेडक्वार्टर गोंडा, ये चारों जिले देवी पाटन मंडल में आते हैं। अयोध्या मंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? अयोध्या मंडल, जिले की संख्या पूछ ली, लिख लेते हैं भाई। अयोध्या आता है,
अयोध्या आता है, ऐसे अयोध्या, ऐसे अंबेडकर नगर, ऐसे अंबेडकर नगर जिला आ जाता है, अंबेडकर नगर जिला। एक हो गया, दो हो गए। तीसरा जिला आ जाता है, तीसरा जिला आ जाता है ऐसे अमेठी, तीसरा जिला क्या चाहता है? अमेठी। बार बार कहां जाएंगे? हो गए सर, बार बार जाएंगे अयोध्या, बाराबंकी। और पांचवा सुल्तानपुर, पांचवा क्या चाहता है? सुल्तानपुर। तो कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए। अयोध्या मंडल में कितने जिले हो गए? कहोगे बड़े भैया 5 जिले हो गए। कानपुर मंडल में इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? कानपुर मंडल में, कानपुर मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो देखिए, कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया, कानपुर देहात हो गया, फर्रुखाबाद आ जाएगा भैया आपका, इटावा आ जाएगा, मैनपुरी नहीं है, इटावा आ जाएगा, औरैया आ जाएगा, इटावा औरैया। ये उन्नाव तो लखनऊ में, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, ये सब किस में आ जाते हैं? रायबरेली। ये सब लखनऊ मंडल में आते हैं, ये सब किस में आते हैं? लखनऊ में। ये कानपुर में नहीं है। सहारनपुर मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? सहारनपुर मंडल में कौन कौन से जिले? इसे तुम बिना मेहनत के कर ही नहीं सकते थे, इसे आप बिना थ्योरी के कर ही नहीं सकते टॉपिक को। बोलो गलत तो नहीं कह रहा, कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग चीज करा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस और सामान्य प्रशासन व्यवस्था करा रहा हूं, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं। और तुम्हें तो ये कंटेंट दुनिया में घूम लेना, कहीं मिल जाए तो आके बताना। पूरी यूट्यूब छानो, सारी किताबें लेके बैठ जाओ, दुकान में जाके चूहा बन के किताब किताब को कुतर के देख लो, ये सब नहीं मिलेगा एक जगह। ये सब केवल इकलौता 143 करोड़ जनसंख्या में एक ही जगह मिलेगा, एक ही जगह, सिंगल। कहोगे भैया सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। प्रश्न संख्या ऐसे इसको पूरे को याद कर लेना। इसी प्रकार पुलिस रेंज जोन, तो जिसको मंडल याद है वो सती, क्योंकि रेंज भी आप देखोगे 18 के करीब है, मंडल भी कितने? 18, जोन कितने? 8। तो देखिए आगरा जोन में 2 रेंज है, इसको एक बार देख लीजिएगा। आगरा जोन में 2 रेंज है, आगरा रेंज, अलीगढ़ रेंज। तो आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, ये आ गए। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, अलीगढ़ रेंज में। तो आगरा मंडल के जिले, अलीगढ़ मंडल के जिले। प्रयागराज जोन, इसमें एक प्रयागराज रेंज है, एक चित्रकूट धाम रेंज है, इसमें 2 रेंज आती है। प्रयागराज रेंज में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जो प्रयागराज मंडल के जिले थे। चित्रकूट में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। कितना क्लियर होता जा रहा है? बरेली जोन में 2 रेंज है, बरेली, मुरादाबाद। ये बरेली मंडल के बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। जबकि मुरादाबाद के मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल। तो जो रेंज एक तरीके का आप मान सकते हैं कि वो साती मंडल है। इधर गोरखपुर जोन में एक गोरखपुर रेंज आती है, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। जबकि बस्ती रेंज में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। देखिए गोरखपुर जोन एक ऐसा जोन है जिसमें 3 रेंज आती है, एक तो गोरखपुर, बस्ती और देवी पाटन। देवी पाटन का हेडक्वार्टर गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। कानपुर जोन में कानपुर रेंज, झांसी रेंज। कानपुर नगर ये तो सीपी कमिश्नरेट बन गया। कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, झांसी, जालौन, ललितपुर, वही सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। कन्नौज भी कानपुर रेंज का हिस्सा है, कानपुर मंडल में, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। फिर आ जाता है लखनऊ जोन में 2 रेंज, लखनऊ, अयोध्या, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या रेंज में। मेरठ जोन की बात करें, इसमें मेरठ रेंज, जितने भी मेरठ मंडल के जिले थे, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़। जबकि सहारनपुर रेंज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। इसी प्रकार वाराणसी रेंज, जो वाराणसी जोन है, इसमें भी 3 रेंज आती है। वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, ये वाराणसी रेंज में। मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, ये मिर्जापुर। और आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये आजमगढ़ रेंज में। आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये आजमगढ़ रेंज में है। आजमगढ़, मऊ और बलिया। जबकि आप देखते हैं मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, ये मिर्जापुर मंडल में थे। तो जो मंडल है एक्चुअल में वही क्या हो गई है? रेंज। अलीगढ़ रेंज उत्तर प्रदेश के किस पुलिस जोन के अंतर्गत आती है?
अलीगढ़ रेंज, इसी में याद रखिएगा अलीगढ़, एटा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, ये 4 जिले आते हैं। अलीगढ़ मंडल में भी यही 4 जिले हैं। अलीगढ़ रेंज ये आगरा जोन के अंतर्गत आती है। मेरठ के अंतर्गत मेरठ रेंज और साथ ही सहारनपुर रेंज, जबकि बरेली के अंतर्गत बरेली रेंज और इसमें आ जाती है मुरादाबाद। बरेली जोन के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाती है? हो गए सर बरेली और मुरादाबाद। लखनऊ के अंतर्गत 2, एक लखनऊ रेंज आ जाती है और एक आ जाती है क्या नाम की आपकी अयोध्या रेंज। तो पहले का उत्तर भी आगरा जोन। पूछा चित्रकूट धाम रेंज, ये किस पुलिस जोन का हिस्सा है? चित्रकूट धाम, इसमें 3 आती हैं। जो पुलिस जोन है प्रयागराज पुलिस जोन, इसमें 3 रेंज आती हैं। एक तो भैया प्रयागराज रेंज आ गई, एक क्या आ गई प्रयागराज, एक आ गई चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये वाली जो है बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, और तीसरी हो जाती है झांसी रेंज, झांसी, जालौन, ललितपुर। तो प्रयागराज, चित्रकूट और झांसी। तो इसमें से पूछा है कि जो चित्रकूट धाम रेंज है यह प्रयागराज जोन का हिस्सा है। चित्रकूट धाम रेंज प्रयागराज जोन में। गोरखपुर जोन के अंतर्गत ये कितनी पुलिस रेंज आती है? गोरखपुर जोन के अंतर्गत तो गोरखपुर, प्रयागराज और साथ ही वाराणसी। गोरखपुर आप देखोगे, आप प्रयागराज देखोगे, प्रयागराज में भी कितनी है? प्रयागराज में 2 ही है, मैं 3 बता रहा हूं। प्रयागराज में फ्री, मैंने तीसरी कौन सी बता दी? आई एम वेरी बैड। अच्छा, जो झांसी है ना ये भैया कानपुर के अंतर्गत है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रयागराज में 2 ही है, मैंने थोड़ा प्रयागराज को बड़ा जनपद समझ के, तो इसमें चित्रकूट धाम जो है ये तो प्रयागराज का बिल्कुल सही है, ये झांसी इसके अंतर्गत नहीं है। झांसी कानपुर में आ जाती है। कानपुर जोन के अंतर्गत 2, एक झांसी और कानपुर, झांसी और कानपुर, झांसी रेंज और कानपुर रेंज, ये कानपुर जोन के अंतर्गत है। प्रयागराज के अंतर्गत 2 ही है। गोरखपुर जोन के अंतर्गत गोरखपुर और वाराणसी, इसके अंतर्गत 3 है। वाराणसी के अंतर्गत भी 3 हो जाती है, और जो अपनी क्या नाम है गोरखपुर, इसके अंदर भी 3 है। गोरखपुर के अंदर भी कितनी आ जाती है? 3। गोरखपुर के अंतर्गत भी कितनी आ जाती है? 3। गोरखपुर जोन के अंतर्गत 3। गोरखपुर, बस्ती, देवी पाटन, गोरखपुर, बस्ती और देवी पाटन, गोरखपुर, बस्ती और देवी पाटन। जबकि वाराणसी के अंतर्गत 3, एक तो वाराणसी रेंज हो गई, एक ये साथ ही मिर्जापुर हो गई, और तीसरी आजमगढ़, तीसरी हो गई आजमगढ़। मिर्जापुर में मिर्जापुर, सोनभद्र और ये जौनपुर आ जाता है। मिर्जापुर वाली में मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। वाराणसी में जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली। मिर्जापुर में मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। तो कितनी आती है? 3 आती है। कितनी आती है? 3। मिर्जापुर और आजमगढ़ रेंज ये किस पुलिस जोन के अंतर्गत है? मिर्जापुर और आजमगढ़। तो देखिए मिर्जापुर रेंज जो है इसमें 3 जिले आ जाते हैं। एक तो इसमें भदोही आ जाता है, एक आ जाता है भैया मिर्जापुर, और तीसरा है सोनभद्र। तीसरा कौन सा है? सोनभद्र। आजमगढ़ में आजमगढ़, बलिया, मऊ। आजमगढ़ में आजमगढ़, बलिया और मऊ। आजमगढ़ में कौन सा हो जाता है? कहोगे सर आजमगढ़, बलिया और मऊ। आजमगढ़, बलिया और मऊ। आजमगढ़, बलिया और मऊ, ये दोनों की दोनों वाराणसी जोन में, दोनों की दोनों वाराणसी। आगे आ जाते इसमें कुछ, ये देख लीजिएगा कौन सा शहर की स्थापना, इसमें जो पुलिस कमिश्नरेट है, पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना कब किसकी हुई है? पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था। तो सबसे पहले 2 जगह पुलिस कमिश्नरेट खोली गई उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा कमिश्नरेट कह देते हैं। गौतम बुद्ध नगर वाली कमिश्नरेट का नाम नोएडा कमिश्नरेट है, जनवरी 2020 में। फिर साथ ही कानपुर नगर, मार्च 2021, वाराणसी मार्च 2021। तो फिर साथ ही कानपुर और वाराणसी, पहले लखनऊ, नोएडा, फिर कानपुर, वाराणसी अगले साल, फिर उसके अगले साल तीनों एक साथ, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। गैप याद कर लीजिएगा, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। तो कुछ इस प्रकार से क्रम है। लखनऊ, नोएडा 2020, 2021 में ये हो जाती है आपका कानपुर और वाराणसी,
2022 में गैप, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। टोटल कमिश्नरेट कितनी? ये 7 है। टोटल कमिश्नरेट कितनी है? 7। जैसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आयुक्त प्रणाली ये किन शहरों में शुरू की गई थी? तो कानपुर वाराणसी 2021 में, आगरा गाजियाबाद 2022 में, जबकि लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर इनमें जनवरी 2020 में। लखनऊ गौतम बुद्ध नगर जनवरी 2020 में, लखनऊ गौतम बुद्ध नगर। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किन 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली या पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया था? पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया गया था। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम किन 3 में? इसको मैंने शॉर्ट में बताया, गैप, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज। यह आपका बिल्कुल सही है। वाराणसी में पुलिस आयुक्त कार्यालय की स्थापना, तो कानपुर वाराणसी, यह मार्च 2021। कानपुर वाराणसी मार्च 2021। अब ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पुलिस प्रशासनिक अन्य प्रशिक्षण संस्थान है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, यूपीएम कह देते हैं। ये जो एसडीएम इत्यादि होते हैं, जो ये पीसीएस अधिकारी होते हैं, पीसीएस ट्रेनी आईएएस, जो ट्रेनी आईएएस होते हैं, इन सब की ट्रेनिंग होती है। इन सब की क्या होती है? ट्रेनिंग। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, यूपी एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, 1985 में बनी। ये आईएएस, पीसीएस, अन्य राजपत्रित अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। कहां पर स्थित है? लखनऊ। बनी कब? 1985 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, यह मुरादाबाद में 1893। ट्रेनी आईपीएस, डीएसपी आदि की ट्रेनिंग होती है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान, लखनऊ में 1952 में। यह ग्रामीण विकास, पंचायती राज अधिकारी इत्यादि की ट्रेनिंग होती है। 1952 में ग्राम्य विकास संस्थान, 1893 में मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, जबकि उत्तर प्रदेश यूपीएम लखनऊ 1985। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुरादाबाद 1901, सब इंस्पेक्टर इत्यादि की भर्ती होती है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा 1974 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन एनएसएसटीए, यह ग्रेटर नोएडा साल 2009 में। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सीतापुर आर्म्ड पुलिस की ट्रेनिंग के लिए 1983 में, जबकि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल गोरखपुर, उन्नाव, मेरठपुर 1986 पुलिस कांस्टेबल इत्यादि की ट्रेनिंग के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी, यह कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, यह कहां पर स्थित है? 20-25 मिनट का और बचा है, 15-20 मिनट का हो गए सर। यूपीएम नाम से यह 1985 में खोली गई, यह लखनऊ में स्थित है। 1985 लखनऊ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, यह किस शहर में? सन 1893। डीएसपी इत्यादि लेवल के अधिकारी जो ट्रेनी आईपीएस होते हैं, जो ट्रेनी आईपीएस होते हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहां पर खोली गई? कहोगे भैया जी ये मुरादाबाद 1893 की है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान 1952 का है। राज्य ग्राम विकास संस्थान, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान, लखनऊ 1952 में। पूछा है सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सशस्त्र पुलिस आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, यह सीतापुर। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर है? वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, यह नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी एनएसएसटीए, यह ग्रेटर नोएडा में स्थित है, 2009। आगे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की विशिष्ट इकाइयां। विशेष कार्यबल, स्पेशल टास्क फोर्स कहते हैं इसको, एसटीएफ। ये जो सत्य गंभीर अपराध के अपराधी होते हैं या भगोड़े होते हैं या कोई माफिया होता है, तो इन सब को ठिकाने लगाने के लिए 1998 में एसटीएफ का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? लखनऊ में।
संगठित अपराध जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो ये गिरोह बनाकर काम करते हैं, और माफिया विरोधी कार्रवाई के लिए एसटीएफ का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? 1998। आतंकवादी निरोधी दस्ता, एंटी टेररिज्म स्क्वाड कह देते हैं इसे। क्या कह देते? एंटी टेररिज्म स्क्वाड, एटीएस। साल 2007 में आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण, आतंकवादी हमलों से बचाव के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, यह साथी उत्तर प्रदेश की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, 1969 में खोली गई थी लखनऊ में। सतर्कता अधिष्ठान, यह भ्रष्टाचार निवारण, भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए, लखनऊ 1965। अग्निशमन सेवा 1944 लखनऊ, अग्निशमन सेवा 1944 लखनऊ। सतर्कता अधिष्ठान 1965 लखनऊ, फोरेंसिक विज्ञान 1969 लखनऊ, एटीएस 2007, एसटीएफ 1998, एटीएस 2007, फोरेंसिक विज्ञान 1969, जबकि सती विजिलेंस 1965, फायर सर्विसेज 1944। आर्थिक अपराध शाखा 1970 लखनऊ, बड़े वित्तीय घोटालों की जांच के लिए सीबीसीआईडी, ये 1906 में लखनऊ। पुलिस रेडियो मुख्यालय 1943 लखनऊ। महिला पावर लाइन, ये 2012 लखनऊ, महिला पावर लाइन 2012 लखनऊ 1090। पुलिस रेडियो मुख्यालय 1943 लखनऊ, सीबीसीआईडी 1906। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या है? 112। तो सतर्कता 1965, ईओ इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कहते हैं 1970, सीबीसीआईडी 1906, पुलिस रेडियो हेडक्वार्टर 1943, महिला पावर लाइन 2012। विशेष पुलिस ऑपरेशंस टीम स्पॉट, ये एटीएस का ही पार्ट है 2017। हाई रिस्क ऑपरेशंस में पुलिस मोटर परिवहन 1940 सीतापुर, ये पुलिस वाहनों के रखरखाव के लिए। जबकि जो अग्निशमन ट्रेनिंग होती है, अग्निशमन फायर सर्विसेज की ट्रेनिंग, ये उन्नाव में होती है। फायर सर्विसेज की ट्रेनिंग उन्नाव में, पुलिस मोटर परिवहन 1940 सीतापुर, विशेष पुलिस ऑपरेशंस टीम 2017 लखनऊ। बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसी में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स लिख लीजिएगा, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ। यह सती शॉर्ट में सीआईएसएफ की तर्ज पर जो औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं, हवाई अड्डे, महत्वपूर्ण मंदिर इत्यादि की रक्षा के लिए, यह सीआईएसएफ की तर्ज पर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 2020 में बनी। एसएसएफ कब बनी है? 2020 में। विशेष कार्य बल एसटीएफ 1998, एटीएस 2007, 1969 में आ जाता है आपका, ये क्या नाम है इसका, ये स्पॉट करके 2017। 1965 में जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, विजिलेंस। 1969 में फोरेंसिक, एफएसएल। पूछा है पुलिस मोटर परिवहन संस्थान, जो पुलिस वाहनों का रखरखाव होता है, ये सीतापुर में पुलिस वाहनों का रखरखाव। महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला पावर लाइन 1090 2012 में। राज्य की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीसीआईडी 1906। इसी में पीएससी का याद रखेगा 1948। पीएससी प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी भी कह सकते हैं, पीएससी। पूछा है आतंकवाद निरोधी दस्ता, एटीएस और एसटीएफ दोनों का हेडक्वार्टर लखनऊ। एटीएस 2007 में, एटीएस 2007 में, एसटीएफ 1998, एसटीएफ 1998। स्पॉट किस पुलिस इकाई का हिस्सा है? ये एटीएस का हिस्सा है। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 1969 लखनऊ में। इसके कुछ और है, जैसे अग्निशमन सेवा, फायर सर्विसेज ट्रेनिंग कॉलेज उन्नाव 1989, ये फायर सर्विसेज की ट्रेनिंग देता है। अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण उन्नाव। जबकि राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, ये आईएएस आईपीएस पीसीएस राजस्व कर्मी तहसीलदार लेखपाल आदि को भूलेख और सर्वेक्षण का प्रशिक्षण देने का प्रमुख संस्थान है उत्तर प्रदेश के हरदोई में। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, राजा टोडरमल। तो पूछा उत्तर प्रदेश में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण महाविद्यालय, फायर सर्विसेज ट्रेनिंग कॉलेज 1989 में कहां पर खोला गया? फायर सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर खोला गया?
फायर सर्विस ट्रेनिंग कॉलेज ये उन्नाव में, और राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पर स्थित है? राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पर? कहोगे सर राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ये उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्थित है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तुरंत के तुरंत नगर निगम बताइए, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम, कितनी नगर पालिका परिषदें, कितनी सती नगर पंचायतें, कितनी नगर पंचायतें? उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत कितनी है? उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत कितनी है? उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत कितनी है? उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत की संख्या कितनी है? इसमें विकास खंड कितने हैं? विकास खंड कितने हैं? तहसील की संख्या कितनी है? तहसील की संख्या। मंडल की संख्या कितनी है? तहसील की संख्या कितनी है? मंडल की संख्या कितनी है? तहसील की संख्या कितनी है? मंडल की संख्या। पुलिस जोन पुलिस रेंज की संख्या कितनी है? पुलिस जोन पुलिस रेंज की संख्या कितनी है? फटाक से सबके सब उत्तर दीजिए। पुलिस जोन पुलिस रेंज की संख्या कितनी है? पुलिस जोन पुलिस रेंज की संख्या कितनी है? इसी में एक को लिखिएगा, इसी में साथ ही एक को लिखिएगा। पूछ लेगा आपसे राजस्व न्यायालयों की संख्या कितनी है? राजस्व न्यायालय, तो ये भी कहीं पर नोट कर लीजिएगा। राजस्व न्यायालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में नायब तहसीलदार से लेकर जो राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा होती है, कुल 3074 ये राजस्व न्यायालय। कितने? 3074। नगर निगम हो जाते हैं 17, नगर परिषद हो जाती है 200, नगर पंचायत 545, ग्राम पंचायत 58,189, 58,000, क्षेत्र पंचायत हो जाती है 826, जबकि न्याय पंचायत 8,135। न्याय पंचायत 3074 राजस्व, विकास खंड हो जाते 826, विकास खंड कितने? 826, जितनी क्षेत्र पंचायत, तहसील 351, मंडल 18, जोन हो जाते 8, रेंज हो जाती है 18। अब बताइए पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था कुछ कुछ समझ में आई? डीजीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडीजी की फुल फॉर्म क्या है? एसएचओ क्या होता है? बीडीओ क्या होता है? इन सब में किसी को कोई डाउट? किसी भी प्रकार का कोई ज्यादा समय तो नहीं लिया कि तुम्हारे जीवन की सर्वोच्च समय में नहीं ले लिया हो, बर्बाद हो गए, तुमने व्यर्थ समय बिता दिया। यही मेहनत है जिसके दम पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेपर में बहुत कुछ कर सकते हो, अगर तुम बशर्ते मन से पढ़े, दिल से पढ़े। तो अभी हमारा कौन सा टॉपिक? ये पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था वाला टॉपिक निपटा। एक टॉपिक और हमारा समाप्त हो गया। 10 दिन में से 2 दिन हमारे। कल सुबह बहुत महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास। कल कौन सा टॉपिक है? सुबह आत्मनिर्भरता वाला, और रात को सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार। फिर अगले दिन प्राकृतिक घटनाएं, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद। फिर तो हल्के हल्के टॉपिक रह जाएंगे। यही सबसे ताकतवर टॉपिक है जिनमें बच्चे को डाउट होते। मैंने अपनी तरफ से मेरी जितनी मुझ में क्षमता है, जितना ज्ञान है, जितना वो मैंने अपनी तरफ से 110% देने की कोशिश की है। अच्छा लगा हो तो सबके सब कमेंट जरूर किया करो जब ये वीडियो लाइव हट जाती है। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज आप सबको बता रहा हूं, हम ये सब तो पढ़ लेंगे, लेकिन क्या हम लोग जब क्वेश्चन सामने आएगा क्वेश्चन में उत्तर दे सकते हैं? ये एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसलिए बच्चा आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लगाओ। फ्लिपकार्ट से एग्जाम पर यूपी होगा टेस्ट सीरीज, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया, क्या हम उत्तर दे पाएंगे? और कांस्टेबल वालों तुम्हें तो मैं एक ऐसी चीज दे रहा हूं, ये महाभारत के रूप में। जब तुम ये सब पढ़ोगे और जब ये तुम क्वेश्चन लगाओगे महाभारत में, तो सोचो तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा जब तुम उससे टिक करोगे। तो कोशिश करके कांस्टेबल वाले आप फ्लिपकार्ट से एग्जाम पर यूपी कांस्टेबल महाभारत मंगा लीजिए, और जो अपने होमगार्ड वाले साथी हैं वो टेस्ट सीरीज जरूर के जरूर। ये 10 रात के जो टॉपिक हैं वो मैंने ऐसे रखे जो कांस्टेबल में भी कॉमन है। बच्चा आप क्या करते हो? अब जब पेपर आएगा तब पढ़ते हो, अब पेपर तक तो आप 10 बार रिवाइज कर लोगे,
और ये जितना पढ़ा दूंगा, पहली मैराथन इस 28 मार्च को रात को रख लेंगे 9 बजे से 28 मार्च शनिवार। जितना पढ़ा होगा फिर केवल क्वेश्चन करेंगे, आए हुए नए क्वेश्चन जो कराएं वो, और भी नए क्वेश्चन। कम से कम 6-7 घंटे में 1000 क्वेश्चन कराऊंगा इन सारे टॉपिकों से, 100 क्वेश्चन सबसे। तो कैसे कौन सी चीज हमसे छूटेगी? अभी भी मान लो 5-7% कुछ रह गया होगा तो उसे क्वेश्चंस में ले लेंगे, लेकिन कम से कम ये तो मन में रहेगा कि जो टॉपिक मेरे सिलेबस में दिए गए वो टॉपिक मैंने पूरा 360 डिग्री पढ़े। तो टेस्ट सीरीज और ये महाभारत, इसमें तो जरा भी आप कंजूसी मत कीजिए। इससे कोई मैं मैं अगर अमीर बन भी गया तो मैं कोई तुमसे लगता हूं नहीं, और तुम जानते हो क्या ही अमीर बन जाऊंगा मैं। तो इसको ये फायदा ये कि जो मेहनत चल रही है इससे रिजल्ट में बदल देंगे। बाकी सुबह 7 बजे करंट अफेयर की जो क्लास है उसे मत छोड़िए। करंट अफेयर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट की क्लास तो हर हाल में जो अपने एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर होती है। बाकी क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, मैं इससे लाइव कमेंट नहीं देख पाया, अच्छा लगा, बुरा लगा, भला लगा, बुरा लगा, सबके सब कमेंट में जरूर कर देना। जैसे वीडियो एंड हो जाए तुरंत के तुरंत जो ऑफलाइन कमेंट्स होती है। बाकी सुबह 7 बजे करंट अफेयर और 8 बजे से औद्योगिक विकास, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। औद्योगिक नीतियां, उत्तर प्रदेश, देश, भारत, राष्ट्रीय स्तर की दोनों चीजें पढ़ेंगे। इसके उत्पादन में कौन सी योजना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कोशिश की है मैंने यहीं पर आपको याद कराने की। एक कह रहा है क्वेश्चन गलत पढ़ाया, बावली पूछ है क्या तू? और ये 170 पेज है, एक आध गलत भी हो गया तो दिमाग से निकल गया होगा। ज्यादा अंग्रेजी मत काट, समझा? जिस एग्जाम में तो भी खिचड़ रहा है ना, उस एग्जाम को उस जमाने में, जिस जमाने में वैकेंसी पूरी नहीं होती थी, स्टूडेंट 50% नंबर नहीं ला पाते थे, टॉप किया था, अंग्रेजी नहीं। तो इसको जरूर साथी मंगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब सोचो अभी तो आप क्लास में करो, जब आप अपने सामने करोगे फिर कितना मजा आएगा करने में। थैंक यू, जय हिंद।